गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस रीजनलिज्म। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्षेत्रवाद का अध्ययन करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आप लोग जो भी BHU के स्टूडेंट रहे हैं BA थर्ड ईयर में भी पढ़े हैं, लेकिन BA थर्ड ईयर का जो में जिस तरह से आप लोगों ने रीजनलिज्म को समझा था, MA में लेवल का डिफरेंस होना चाहिए। और यही वजह है कि थोड़ा सा मेरी भी व्यस्तता रही 2-3 वर्कशॉप्स करवाने में, तो और मुझे लगा भी कि आप लोगों को इसको प्रॉपर्ली बताना ज़रूरी है। वैसे मटेरियल तो हम ऑलरेडी आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में भेज चुके हैं पढ़ने के लिए, और कुछ मुझे पर्सनल भी मेरे हाथ में कुछ दिक्कत थी। दोनों हाथों में काफ़ी 2-3 हफ्ते से पेन था, जिस वजह से मैं बड़ी PPTs नहीं बना पा रही थी। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसको बहुत डिटेल में अगर हम ना समझाएं तो आपके साथ न्याय नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा दूसरा मेथड अपनाया है। इसमें मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं बुक से, और उसी को मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। और मैं चाहती भी हूं कि आप लोग पूरा फुल टेक्स्ट पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि MA में हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उस तरह से गहन तरीके से चीज़ों को विश्लेषित करें। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आपको मेरी इस मेथड से कंफर्टेबल है कि नहीं, निश्चित रूप से मेरा जो ग्रुप है ऑनलाइन टीचिंग का, उसमें ज़रूर बताइए। आप लोगों के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि तुरंत आप लोगों का इंटरनल्स लेकर हमें मार्क्स देना है, इसलिए मैं हड़बड़ी भी नहीं कर रही हूँ। आप आराम से अपना टाइम लीजिए। आप असाइनमेंट सब लोग ज़रूर से जमा करिएगा IGP पर, और प्रेजेंटेशन आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। और रही बात एक टेस्ट की, वो हम लोग कभी भी ले लेंगे। 2 चीज़ आप लोग अपनी तरफ से कर लेंगे तो एक तीसरा हमारा कभी भी हो जाएगा। तो ये निश्चित कर लीजिए कि जितना भी प्रेजेंटेशंस आप सब ने जमा किया है कि नहीं, जो वीडियो PPT बेस्ड प्रेजेंटेशन है, और दूसरा असाइनमेंट सब लोग अपना श्योर कर लीजिए। 24 लड़कियां हैं तो हमारी जमा की है कि नहीं, और ये मेथड आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मुझे लगा कि इस मेथड को मैं अपना सकती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज हम लोग इसका अध्ययन करना। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। जब हम क्षेत्रवाद की बात करते हैं, बेसिकली ये सब नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के अंतर्गत एक मतलब राष्ट्र के अंतर्गत एक विशिष्ट क्षेत्र जब अलग तरह से डिमांड करता है, एक पर्टिकुलर रीजन अपना एक अलग डिमांड रखता है, और वो कंट्री एज ए होल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो डिमांड जब होता है तो, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र के डेवलपमेंट की डिमांड होती है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम रीजनलिज्म को देखते हैं कि उसके डिमांड, उसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र के डेवलपमेंट की डिमांड, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फोकस करने का जब डिमांड होता है, उसी से रीजनलिज्म का उद्भव होता है। कहीं ना कहीं ये नैरो है, और एक तरह से जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था लिंग्विज़म का, उसको बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में भी ये यूज़ होता है, क्योंकि इसी से भाषावाद को काफ़ी बढ़ावा भी मिलता है। और कहीं ना कहीं जो हम रीजनलिज्म और लिंग्विज़म को अगर देखें तो एक दूसरे से ये काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही जो अपील करने का उनका ग्राउंड है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। एक पर्टिकुलर रीजन का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगा, उसी के बेसिस पर ही वो अपने डिमांड्स को बनाते हैं। और जो पीपल किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों के साथ अगर एक लंबे समय तक अन्याय होता रहा है, एक विशेष डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पर्टिकुलर किसी रीजन के लोगों के द्वारा, एक पॉलिटिकल सेक्शन के द्वारा, तो इससे क्या होगा, वो लिंग्विस्टिक फोर्सेस जो भाषाई बलों से वो जुड़ जाते हैं, और उसके आधार पर वो डिमांड करना शुरू करते हैं। कुछ नेता, जो क्षेत्रीय नेता भाषाई आधार पर लोगों को संगठित करने का, या क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर लोगों को संगठित करने का, या ये आरोप लगाना कि राष्ट्रीय सरकारें हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट में साथ नहीं दे रही है, इसके आधार पर जब वो कुछ मुद्दों को उठाती है और उसके आधार पर लोगों को एकजुट करने का प्रयास करती है, और राष्ट्रीय करंट के विपरीत ले जाने का प्रयास करती है, तभी रीजनलिज्म का उद्भव होता है। अभी रिसेंट में अब तेलंगाना का इशू है, या आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो मूवमेंट है, ये दिखाता ही है कि किस प्रकार से ये जो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दैट पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज कैन नॉट रिमेन यूनिफाइड, क्योंकि ठीक है तेलंगाना का मूवमेंट अब हुआ, लेकिन एक लंबे समय तक तेलंगाना इस्टेब्लिश होने से पहले वो एक तरह से एक जगह रह भी रहे थे, और तो कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म आता है, और क्षेत्रवाद एक प्रबल
और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समस्या के रूप में उभरता है, जो सेशनलिज्म यानी पृथकतावादी राजनीति में परिणत होकर एक चुनौती के रूप में सामने आता है। यहाँ एक चीज़ मैं तुम लोग को और बताना चाहूँगी कि वैसे तो हम लोग काफ़ी समय से इस तरह से ऑनलाइन मोड में क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग जूम के थ्रू मीटिंग्स भी कंडक्ट करा सकते हैं। इसके बारे में भी जो मेरा टीचिंग वाला ग्रुप बना हुआ है उसमें तुम लोग बताना, किसी भी टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन हो या कोई दिक्कत हो तो हम लोग उस पर भी एक मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं। मीटिंग हम लोग 10 तारीख के बाद किसी भी दिन कंडक्ट करा सकते हैं। 10 तारीख तक थोड़ी व्यस्तता है, उसके बाद हम कभी भी कराएंगे। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो सारे स्टेट होते हैं वो जो सेशनलिस्ट डिमांड होते हैं सबके प्रति वो जुझारू नहीं होते हैं, मतलब सब लोग पृथकतावादी मांगों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। और इवन अब कनाडा का एग्जांपल आप लोगों ने जो बीए के स्टूडेंट्स हैं BHU के, वो जानते ही होंगे। हम लोग कनाडा उसमें एक पेपर के रूप में पढ़ते भी हैं कि कनाडा में जो क्यूबेक प्रांत है, जहाँ पे फ्रांसीसी लोगों की एक अच्छी खासी बहुमत है, वो लोग हमेशा से क्यूबेकियस का एक डिमांड करते हैं। क्यूबेकियस पे एक पार्टी है जो कि डिमांड करती है कि क्यूबेक कनाडा से अलग होकर एक अलग प्रांत बन जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ अगर वो अलग होगा भी तो वो बहुत पीसफुली अलग होने की डिमांड करेंगे, वो संघर्ष नहीं करेंगे। ठीक है, वो बिटरनेस तो ला सकता है, बट ये इमेजिन करना कि वो लोग आकर मतलब कनाडा वासी बाहर आकर स्ट्रीट पर वो मार्च करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, वो कोई ऐसा मामला होगा तो वो दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरह से नेशनहुड के लिए अगर डिमांड होती है तो वहाँ पे दे आर रूटीनली फेस द फुल माइट ऑफ द चाइनीज स्टेट। वहाँ पे राष्ट्र क्या करेगा, चाइनीज, क्योंकि चीन की जो जनवादी सरकार है वो दमनमूलक नीति से इस प्रकार की किसी भी अगर रीजनल डिमांड उत्पन्न होती है तो उसको ब्रूटली उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी। और यही एक इशू है जिसमें हम देख सकते हैं कि चाइना डज नॉट रूल आउट द यूज़ ऑफ फोर्स इवन इन द केस ऑफ ताइवान के मामले में भी चाइना ने फोर्स का प्रयोग किया है, वो जबकि एक सेपरेट कंट्री था, लेकिन और उसको यूनिवर्सल और इस तरह के उसके प्रैक्टिस को मान्यता भी नहीं मिली है। तो इसलिए अब ये तो पूरी तरह से था कि ये ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में था कि ताइवान किस तरह से उसको ले, क्योंकि द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ ताइवान आर क्वाइट इमेटेरियल, क्योंकि वो ताइवान के लोग अगर अपनी मांगों को रखते हैं तो उसको एक दूसरे संप्रभु राष्ट्र द्वारा उसको दबाए जाना ये कहीं भी सही नहीं था। तो इसलिए जो पृथकतावादी आंदोलन है, सेसेशन है, यानी अगर एक क्षेत्र एक अलग राष्ट्र के रूप में अलग होने की मांग करता है, या इसको हम कह सकते हैं कि स्टेट शैटरिंग फॉर्म ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि अगर एक राज्य एक तरह से अपने आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष उन्मुख हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हम कई चीज़ों को हम इसमें व्याख्यायित कर सकते हैं। जैसे कि क्या एटीट्यूड रहता है स्टेट्स का, कि इसमें अलग अलग स्टेट का क्या एटीट्यूड रहता है पृथकतावादी आंदोलन के प्रति, इसको भी समझना आवश्यक है। इस कॉन्टेक्स्ट में वेने बर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पॉइंट आउट किया है, जो कि रिचर्ड रोसेनक्रेन ने समझाने की कोशिश की थी कि ट्रेडिशनल जो स्टेट थे, जो परंपरागत राज्य थे, जो कि 19th सेंचुरी के थे, और वो टेरिटरी पर फोकस करते थे, सॉवरेनिटी पर फोकस करते थे, मटेरियल प्रोडक्शन जो उनके संसाधन है, मतलब क्षेत्र पर, संप्रभुता पर, संसाधनों के मतलब उत्पादन पर, राष्ट्रीय भावना पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस करते थे। और उसके बाद जो वर्चुअल जो आज अभी के स्टेट्स हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो गतिशील राज्य हैं वो क्या चाह रहे हैं आज के समय के राज्य में, कि वो मोबाइल कैपिटल, एक गतिशील, उनके पास पूंजी होनी चाहिए, श्रम की बात
श्रम के बारे में गतिशीलता होनी चाहिए, सूचना की गतिशीलता होनी चाहिए, या परस्पर संचार के कैसे माध्यम होने चाहिए। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक एक्सेस उनका विदेशों के साथ कैसा है और विदेशी कंट्रोल उनका घरों पर कैसा है। यानी पहले की जो 19वीं शताब्दी के राज्यों की जो मांगे थी उनके नेचर दूसरे थे, और आज के समय के राज्य जो हैं जिसको हम वर्चुअल स्टेट कह सकते हैं, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करके जिस तरह के स्टेट्स अब डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण विषय बनी है, इस समय की जो प्रायोरिटीज़ है वो स्टेट की बदल गई है। तो अगर हम कनाडा को देखें तो कनाडा एक ट्रेडिशनल स्टेट तो नहीं है, लेकिन इसको हम वर्चुअल स्टेट भी नहीं कह सकते हैं कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। और बर्ड ने इसी बात को केनेथ वर्ल्ड्स के नोशन को भी इसमें रखा है कि पेरिलियस लाइव्स ऑफ वीक स्टेट टू एक्सप्लेन चाइनाज एटीट्यूड, कि जो छोटे राज्य होते हैं, जो बहुत कमज़ोर राज्य होते हैं, वो उनकी जीवन बहुत क्या है, वो कभी भी क्षणभंगुर है, उनका जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। और चीन इस प्रकार का जनवादी चीन का एटीट्यूड कैसा है, वो इस प्रकार के राष्ट्र में हस्तक्षेप करके भी वहाँ पे क्षेत्रीयतावादी पृथकतावादी आंदोलन को जन्म दे सकता है। यानी वो आपस किसी छोटे राज्य के भीतर भी वो क्षेत्रवादी समस्याओं को एक क्षेत्र विशेष में विद्रोह को उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम वीकनेस की बात करते हैं, द वीकनेस रिफ्लेक्टेड इन चाइनाज एटीट्यूड टुवर्ड्स सेशन इज़ वेरी पर्टिकुलर। मतलब अगर चीन में आप कल्पना करिए कि वहाँ का कोई प्रांत अगर पृथक राष्ट्रवादी आंदोलन करना चाहेगा, तो वहाँ पर पृथक राष्ट्र के निर्माण की मांग होगी, तो वहाँ की सरकार उसको किस प्रकार से दमन करेगी। तो अलग अलग राष्ट्रों के दमन की जो अभिवृद्धि होती है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। एक और वर्गीकरण इस आधार पर हम बेटर तरीके से कर सकते हैं जो कि परिवर्तनों को दिखाता है, जिसके अंतर्गत रॉबर्ट कूपर ने एक कैटेगरी बनाई है। रॉबर्ट कूपर ने बताया कि पोस्ट मॉडर्न जो स्टेट्स है, उत्तर आधुनिक जो राष्ट्र है, परसीव नो सिक्योरिटी थ्रेट इन ट्रेडिशनल सेंस। वो उत्तर आधुनिक जो हाल के राष्ट्र हैं उनको हम देखेंगे कि अगर वो परंपरागत तरीके से देखें, जो सुरक्षा के मामले हो, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला हो, सिक्योरिटी का इशू है, उसको लेके उन्हें सुरक्षा के बारे में कोई चुनौती नहीं समझ में आती है। ट्रेडिशनल मॉडर्न स्टेट्स दैट बिहेव एज स्टेट always have following Machiavellian principle ration D state and failed state in the pre-modern zone। और जो ट्रेडिशनली जो मॉडर्न स्टेट है, यानी जो आधुनिक स्टेट है, थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के ज़्यादा स्टेट है, यहाँ पोस्ट मॉडर्न मॉडर्निज्म का ये अंतर समझिए। पोस्ट मॉडर्न में क्या है, अब वो हार्ड पावर पॉलिटिक्स की ज़्यादा सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। अब परंपरागत सिक्योरिटी बॉर्डर की बात नहीं है, यहाँ एमएनसीज़ की बात की जाती है। यहाँ पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के ये स्टेट है पोस्ट मॉडर्न स्टेट। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट है वो प्रायर टू ग्लोबलाइज वर्ल्ड के स्टेट है, और वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो अपने जो मैकियावेली के प्रिंसिपल है, जिसमें शक्तिशाली की उत्तरजीविता का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसी चीज़ को मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्री मॉडर्न जोन में जाकर फेल हो जाते हैं। यानी जो आधुनिक राष्ट्र हैं, जो परंपरागत रूप से आधुनिक राष्ट्र हैं, वो अभी भी बॉर्डर की सुरक्षा को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो परंपरागत रूप से उत्तर आधुनिक राष्ट्र है, उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके विषयों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो इसकी वजह से उनके जो समस्याएं हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। और ये एक कैटेगराइजेशन है रॉबर्ट कूपर का, आप चाहे तो इसको डिस्कस करिए या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये आता है कि नेशनल आइडेंटिटी जो स्टेट्स की होती है उसको सीरियसली लेना ज़रूरी है। राष्ट्रीय पहचान को बहुत ही सीरियसली लेना बहुत आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के लिए, और उसमें कहीं भी कटौती नहीं हो सकती है। और उसको जो हिस्टोरिकल सेटिंग होती है, जो ऐतिहासिक जो किसी राष्ट्र के विकास की जो परिपाटी होती है, उसके आधार पर अनुभवात्मक रूप से उसका विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर चाइनीज़ इनसिक्योरिटी की बात करें, जो चीन में जो असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है, अगर वहाँ पे नेशनहुड को लेकर वहाँ के रीजन अगर क्लेम करते हैं, तो इसका कारण ये है कि ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो चीन में जो राष्ट्र से जुड़ी पहचान की राजनीति है वो बिल्कुल अलग किस्म की है।
उसी तरह से अगर हम राष्ट्रीय जो सेंचुरी ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन बीइंग द मास्टर नैरेटिव ऑफ मॉडर्न चाइनीज़ हिस्ट्री, एक समय था जब चीन की स्थिति बहुत ख़राब थी। आप लोग चीन के इतिहास को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति थी, उन्हें वहाँ काफ़ी गरीबी थी, काफ़ी बेरोजगारी थी। तो जो एक राष्ट्रीय अपमान का एक लंबा समय उन्हें झेलना पड़ा, कहीं ना कहीं वो उनका एक इतिहास था जिससे वो कुछ सीखे और उसके आधार पर चीन आज संगठित हुआ है। तो इसीलिए वो क्या चाहते हैं, वो अपनी जो संघर्ष से वो प्राप्त किए हुए अपनी अर्जित टेरिटरी है उसको वो एक तरह से सेक्रेट टेरिटरी, पवित्र क्षेत्र की तरह मानते हैं एज ए मीन्स टू क्लिनजिंग नेशनल ह्यूमिलिएशन, और इसको वो बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि ये उनका जो एक राष्ट्रीय अपमान उनको इतने लंबे समय तक सहना पड़ा था, मतलब 1949 से पहले माओ के नेतृत्व से पहले जो दुर्दशा थी उस पास्ट को याद करके वो इसको संजोए रखना चाहते हैं। तो ये एक सेंट्रल आइडेंटिटी, एक केंद्रीय पहचान के रूप में उभरती है चीनी राष्ट्र के। तो इस आधार पर इसका विश्लेषण हुआ है, हम कर सकते हैं। ये आपकी बैकग्राउंड है। अब इसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब धीरे धीरे आएंगे। अच्छा, अब अगर हम इंडियन एटीट्यूड्स को देखें तो ये भी कहीं ना कहीं चीन से कुछ मामलों में क्लोज़र है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, अगर हम इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, उत्तर औपनिवेशिक भारत के इतिहास में देखें तो हमारे यहाँ कई क्षेत्रीय, फिर एथनो नेशनलिज़म, मतलब वो आपके किसी विशेष निजातीय राष्ट्रवाद के आधार पर काफ़ी संघर्ष हुए, और जो कि कहीं कहीं सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में भी परिवर्तित हो गए। और कई बार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सुरक्षा बल है, और जो सशस्त्र रीजनलिस्ट हैं, जो क्षेत्रवादी आंदोलन करने वाले हैं, उनके बीच में काफ़ी मारक हिंसा हुई है, चाहे वो किसी एक खालिस्तान का आंदोलन हो, द्रविड़िस्तान का आंदोलन हो। तो ये सब मूवमेंट काफ़ी ब्रूटल रहे हैं हमारे हिस्ट्री में। तो इसके लिए जो साधारण जनता है इसको काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, और इसका अगर भारत के मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो इसने कहीं बहुत सारी चुनौतियां हमारे देश के सामने रखी है। तो इसलिए बेसिकली ये और इंडिया को मानना तो पड़ेगा कि वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है इस तरह के जो राष्ट्र के अंतर्गत एक पृथक राज्य बनाने की जो जिस तरह की डिमांड्स है उसको दबाने में भारत काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और उसमें सबसे जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो द्रविडियन मूवमेंट की है, जो कि 1960 में उभरा था। और अगर हम देखें उस घटना को, तो द्रविड़िस्तान के आंदोलन को सरकार बोखर रूप से उसको दबाने में कामयाब रही, और जो कि अगर हम श्रीलंका के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट करके देखें, तुलना करके देखें, तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्राइकिंग था कि हम उसमें सक्सेसफुल हुए। अगर तमिल सेपरेटिज़म, जो तमिल पृथकतावादी आंदोलन को भारत सेपरेटिज़म इन इंडिया बिकम ए नॉन सीरियस बाय द 1970s, मतलब अगर इस इशू को उस समय सीरियसली टैकल नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से ये इशू बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम की तरह हो जाता, और ये पूरे न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही वायलेंट और इनट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। मतलब वो एक ऐसा संघर्ष के रूप में तब्दील हो जाता जिसको बहुत ही हिंसा मूलक संघर्ष बन जाता, या उसको कभी मतलब जिस संघर्ष का कोई समाधान ना निकले, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से उसका कोई निस्तारण ना हो सके, ऐसी समस्या में वो परिणत हो जाता। तो भारत की सफलता को यहाँ हम इस तरह से व्याख्यायित भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वर्चुअली ऑल द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस facing multinational India, the rejection of a unitary state, the acceptance of the multiple but complementary political identity, the upgrading of regional languages and the maintenance of English as a linking languages, ये कारण था जिसकी वजह से तमिल सेपरेटिज़म का आंदोलन, तमिल पृथकतावादी द्रविड़स्तान का आंदोलन हमारे यहाँ सफल नहीं हुआ। क्यों? हम उसको दबाने में, हम उसको उसको एक मुखर आंदोलन में परिणत होने से रोक पाए, क्योंकि हमारे यहाँ वो रणनीति अपनाई गई कि भारत बहुराष्ट्रीय पहचान को लेकर रहता है, और यह कोई एकीकृत एकल राष्ट्र की संकल्पना के साथ नहीं जीता है। हम हर तरह के
अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग निजातीय नस्लीय पहचान से आए हुए लोगों को मान्यता प्रदान करने वाला राष्ट्र है। और यही जो बहुल पहचान को इस हमारे यहाँ उसको पूरक के रूप में रखा गया है और राजनीतिक पहचान की पूरकता का कार्य करता है। और ये इसी ने क्या किया, इसने इस दृष्टिकोण ने क्षेत्रीय भाषाओं को काफ़ी महत्व भी प्रदान किया और साथ ही यहाँ अंग्रेजी को एक संपर्क की भाषा के रूप में भी बनाए रखा गया और कहीं ना कहीं पॉलिटी मेंटेनेंस ऑफ द पॉलिटी वाइड कैरियर्स और सब क्षेत्र के लोगों को राजनीति में आने का अवसर भी प्रदान किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पाउसल ऑफ इक्वल डिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन की संविधान में कई संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक धर्म के से एक समान दूरी बनाए रखी जाएगी और यानी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और साथ ही सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और कहीं ना कहीं एक ऐसे साझा मूलक हित लाभ संबंधी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे समन्वयक मंच का निर्माण होगा जिससे कि राष्ट्रव्यापी क्षेत्रीय दलों को भी भारत में पनपने का अवसर मिले और इंडिया लाइक श्रीलंका मेड चॉइसेस एंड अलायंसेस। भारत में कई सभी क्षेत्रीय दलों को चयन करने का अवसर प्रदान किया गया। भारत ने कई गठबंधन भी स्थापित किए और खासकर अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो वहाँ पीसफुल डेमोक्रेसी ने पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्चुअल सेटिंग्स, वहाँ हमारे बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सफल रहे, जबकि वो क्षेत्र काफ़ी संघर्षमूलक व्यवस्था में परिणत हो सकती थी। तो ये सारे तत्व थे जिसकी वजह से द्रविड़स्थान आंदोलन हमारे यहाँ मुखर रूप से एक हिंसक आंदोलन में तब्दील होने से बच गया। अब हम आते हैं कि कैसे रीजनल और सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट जो भारत में है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये ऑनलाइन टीचिंग का हमारा ये मेथड है, ये थोड़ा सा जैसे मेरे क्लास के कॉन्टेक्स्ट में है, हमारी मीटिंग उस तरह से तो हो नहीं रही है। मैं एक तरह से आप लोगों को पीपीटी बेस्ड लेक्चर्स बना के आप लोगों को भेज देती हूँ। तो आपके अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया उसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो मेरा ग्रुप बना है व्हाट्सएप में टीचिंग का, उसमें आप लोग पोस्ट करिए ताकि मैं उसका आप लोगों को आंसर दे सकूँ। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि हमारी एक फ़ेस टू फेस वर्चुअल मीटिंग भी होनी चाहिए थ्रू जूम प्लेटफॉर्म या किसी और के माध्यम से, तो वो भी हम कंडक्ट करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम इसको और अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जो मूवमेंट है, अब हम आते हैं फिर से रीजनलिज़म, जो रीजनल या सेल्फ डिटर्मिनेशन आत्मनिर्णय का जो आंदोलन, अधिकार का आंदोलन भारत में हुआ है, वो क्या था, हैड फॉलोड एन इन्वर्स यू कर्व। यहाँ पे यू कर्व में हम उसके बढ़ने उसके विस्तार को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्रुपों की पहचान थी, छोटे छोटे समूहों की जो पहचान थी, उसको बल प्रदान किया गया वार्तालापों के माध्यम से और साथ ही कई आंदोलन हुए जिसकी वजह से काफ़ी एग्जॉस्टिव सेट्स इन सम रीडर्स आर रिप्रेस्ड। कुछ आंदोलनों को तो काफ़ी दबा दिया गया और कुछ जो नेता जो गलत डिमांड्स को रख रहे थे, क्षेत्रीय नेता, उनकी बातों को भी दमित किया गया ताकि वो गलत मांगों को प्रस्फुटित ना किया जा सके। साथ ही कई विधियों को भी अपनाया गया जिससे कि जेन्युइन तरीके से पावर शेयरिंग की व्यवस्था हो सके और म्यूचुअली साझा तरीके से एक एकोमोडेशन, एक परस्पर सामंजस्य की व्यवस्था मूवमेंट और केंद्रीय सरकार के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में एक सुलह तक पहुंचने की व्यवस्था बन सके, ये कोशिश की गई। यानी यू शब्द में क्या होता है, एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर उस पर वो बढ़ता है, नेगोशिएशन होता है और उसके बाद अंततः जाके वो जहां अपनी स्टार्टिंग पॉइंट में आके फिर वो एंड हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया। अब बात आती है कि
क्या whether particular regional movements have gone through this inverse U curve has been a function of the level of institutionalization of the authority of the state and whether leaders have been secure enough to seek accommodation or compromise. अब अगर हम देखें कि क्या कोई विशेष क्षेत्रीय आंदोलन भी क्या इस यू कर्व के अंतर्गत ही कार्य किया है, तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की सत्ता में संस्थागत व्यवस्था का स्तर कितना है और वहाँ के नेता जो क्षेत्रीय नेता है वो किस प्रकार से सुलह, किस प्रकार से सामंजस्य करने या समझौता करने के लिए तैयार है, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। जो अलग अलग हमारे यहाँ की ट्रेजेक्टरीज रही है, इतिहास रहे है, चाहे वो तमिल का मामला हो, सिख का इशू है, कश्मीर का आंदोलन है, और इन सब में क्या है, पहले तो एकोमोडेट उनको अपने में समाहित करने का प्रयास किया गया, फिर लेटर द टू टर्निंग इनटू वायलेंट कन्फ्रंटेशन। उसके बाद क्या हुआ कि उनके बीच में काफ़ी हिंसक संघर्ष झड़प हुई और जिसमें क्या होता है, एक तरफ स्टेट रहता है, दूसरी तरफ मिलिटेंट रीजनलिस्ट रहते हैं। एक तरफ उसके राज्य की सुरक्षा तंत्र रहती है, दूसरी तरफ जो सैन्य क्षेत्रीयवादी गुट है उनके बीच में संघर्ष होता है। और इसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है कि राज्य जो इंडियन स्टेट है इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इसका काफ़ी संस्थानीकरण हो जाता है और एंड द सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लीडर्स एट द हेल्म, और वो वहाँ पर जो नेतृत्व है, नेताओं की सुरक्षा को सर्वोपरिता प्रदान की जाती है और उसके आधार पर उसको समाधान करने का प्रयास भी किया जाता है। तो कोई सरकार अगर प्रजातांत्रिक है या निरंकुशतावादी है, ये डिपेंड करता है कि उसका पृथकतावादी जो इस तरह के आंदोलन है उसके प्रति उसकी क्या प्रवृत्ति है, क्या एटीट्यूड है। क्योंकि प्रजातांत्रिक भारत और निरंकुश चीन दोनों ने ही प्लेबिसाइट जनमत संग्रह को एक तकनीक के रूप में किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए इसको स्वीकार नहीं किया है, और ख़ासकर क्लेम ऑफ ए रीजन टू नेशनहुड, जैसे भारत ने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जनमत संग्रह को नहीं अपनाया, चीन का भी यही एटीट्यूड अपने राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में है। तो लेकिन जो उनकी पोजीशन है, सच क्लेम्स आर बेस्ड ऑन लीगल हिस्टोरिकल आर्गूमेंट्स। उन्होंने ये आर्गूमेंट क्यों रखा, क्योंकि वैदिक उसके कारण है, ऐतिहासिक उसके कुछ मतलब रीज़न्स है, उसके आधार पर उन्होंने इसको रखा, और ना कि इसमें जो पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया। तो इस तरह से देखें तो चीन जो है, China were to take a turn towards democracy, it is unlikely that attitude towards its रेस्टिव रीजन्स वुड चेंज। तो अगर जनवादी चीन अगर वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपना भी लेता है, जैसे हम लोगों ने जिस प्रकार अपनाया है, तो भी इसके बारे में काफ़ी संदेह है कि उसके जो एटीट्यूड में कोई परिवर्तन आएगा, वो अपने क्षेत्रों को कितनी स्वायत्तता प्रदान करेगा, इसको लेके संशय बना रहता है। तो इसलिए पॉलिटिशियंस जो है कि पॉलिटिशियंस काफ़ी अनसर्टेन होते हैं कि उनकी लोकप्रिय जो समर्थन है वो कब तक उनके पास बनी रहेगी, इसको लेके वो काफ़ी मतलब बहुत श्योर नहीं रहते हैं। इसलिए वो कोशिश क्या करते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि उग्रवादी राष्ट्रवादी एजेंडा को लेकर चले, एंड वो मानते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय मांगे हैं वो राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल है, और इसी बेसिस पर क्या होता है कि फाइनली वो अपना वोट बैंक को भी गेन करते हैं और पोजीशन में रहते हैं। लेकिन अगर हम कनाडा के केस को देखें कि वहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या है, द रेमेडियल थ्योरी ऑफ सेसेशन, वहाँ पर पृथकतावादी सिद्धांत को एक मतलब एक समझौता, उसको एक समाधानमूलक सिद्धांत की तरह विकास को विकसित करने का कोशिश किया गया, और इसीलिए द पॉलिटी माइट फाइंड इट ईजियर टू एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ क्यूबेक। तो वहाँ पर पृथकतावादी आंदोलन को एक समाधानमूलक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, तो वहाँ उनके लिए क्यूबेक की आज़ादी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के दृष्टिकोण में इसको लेके काफ़ी अंतर हम देख सकते हैं। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी जो हिस्टोरिकल सेटिंग्स है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो अलग रही है, तो हमारा एटीट्यूड भी उनके साथ डील करने का अलग है।
अब अगर हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर ध्यान दें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू डिटरमाइनिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए रीजन्स क्लेम टू नेशनहुड, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक विशेष क्षेत्र के राष्ट्रवाद की मांग को सफल होगी असफल होगी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि अगर कोई सक्सेसफुल सेसेशन डू नॉट ऑकर ओनली बिकॉज ऑफ रीजनल मूवमेंट, कोई भी अगर पृथकतावादी आंदोलन होता है वो सिर्फ क्षेत्रीय आंदोलन के कारण से नहीं होता है और उसमें सिर्फ स्वतंत्रता का ही मंशा नहीं रहती है, वो अपनी क्षमता और सफलता गेन करने में कुछ बाहरी तत्वों का भी सहारा लेती है। और अब जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में परिवर्तन होता है वो भी एक निर्णायक भूमिका निभाने लगता है कि कैसे व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो और उसके अनुसार उस विशेष क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। अगर हम दक्षिण एशिया में देखें तो उसका जो सबसे क्लियर एग्जाम्पल है 1971 का, जब भारत ने बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया और वहाँ पे स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लिया और वहाँ के लोगों को सफलता प्रदान की। तो उस समय क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थागत पर्यावरण में है उसमें काफ़ी चेंजेस हुई थी, जिस कारण उसको स्वीकृति मिली थी। अन्यथा वो तो एक मामला था कि पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत उनके एक विशेष राज्य ने एक क्षेत्रीय मांग की थी, उसको तो उस तरह से देखा जा सकता था। लेकिन परिस्थितियां भी बहुत कुछ मायने रखती है कि क्षेत्रवाद के मुद्दे को किस तरह से डील करना है। तो जो changes in the international institutional environment have in recent years made available attractive alternatives to state shattering forms of self-determination। आज के समय में अगर हम देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत पर्यावरण है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया है। तो इसलिए जो आत्मनिर्णय के मांग करने वाले राज्य हैं उनके विकल्पों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और वो देख रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही है, उसके अनुसार वो अपनी रणनीतियों का निर्माण करते हैं। तो जो राजनीतिक एक स्थान स्पेस फॉर रीजन्स इन यूरोपीय यूनियन and diplomacy, international activities on the part of region and state-led nation have taken the wind out of some long-lasting demand for nationhood। आज के समय क्या है, जो प्रायोरिटीज़ बदल गई है। जो राजनीतिक एक स्पेस था कि एक राजनीतिक क्षेत्र का मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन यूरोपीय यूनियन EU ने क्या किया, वो एक आर्थिक मंच के रूप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब आर्थिक जो आवश्यकता है वो प्रायोरिटी में आ गई। पैरा डिप्लोमेसी जो एक कूटनीति के साथ ही उसके साथ जो कई और सॉफ्ट पावर से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, जो हार्ड पावर पॉलिटिक्स की जगह सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस देता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं जो कि किसी विशेष राज्यों में भी क्षेत्र में होते हैं, और राष्ट्रविहीन कुछ जो राष्ट्रों की कल्पना है, राज्यविहीन राष्ट्रों की कल्पना है, पार राष्ट्रीय MNCs का जो इंटरैक्शंस है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इसने क्या किया है, जो एक पुरानी जो पृथक राष्ट्र की मांग है उस डिमांड को काफ़ी वीक कर दिया है। क्योंकि अगर अभी एक रीजन को डेवलप होना है तो वो किसी इंटरनेशनल MNCs के साथ अगर वो अपना टाई अप कर ले, अपने यहाँ कुछ सेटिंग्स में उनको चांस कुछ अपना यहाँ अपने रीजन में इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस इस्टेब्लिश करने का, फर्म्स इस्टेब्लिश करने का परमिशन दे देता है विद कंसल्टेशन विद इट्स नेशनल गवर्नमेंट, तो उस क्षेत्र को प्रॉस्पर होने से कोई नहीं रोक सकता। वी हैव द एग्जांपल ऑफ गुजरात मॉडल। तो इसलिए तो यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि देयर आर ए नंबर ऑफ़ रीजनल एम्बेसीज इन ब्रुसेल्स। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो हम देख सकते हैं कि क्षेत्रीय कई एम्बेसीज का भी डेवलपमेंट ब्रुसेल्स में हुआ, और जो कि दिखाता है कि कैसे वो लॉबिंग का कार्य यूरोपियन कमीशन के लिए करते हैं और एक दूसरे के लिए नेटवर्किंग का काम भी वो करते हैं। तो फॉर रीजन सच एज Basque country, Catalonia, Scotland or the Tyrol, this form of international recognition compensates for the relatively marginal status within the nation state in which they are located। तो जब उनको इंटरनेशनल नेगोशिएशन करने का इन रीजन्स को, जैसे ये सारे रीजन्स को मैंने नाम लिया, तो उनको जब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है, अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप समझौते के माध्यम से उन्हें जब लाभ मिलता है तो उन्हें इस बात की अनुभूति होती है
कि राष्ट्र राज्य के अंतर्गत जहाँ पर उसकी अवस्थिति है वहाँ उसको उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है जितना कि इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ अपने समझौते से हुआ है, तो फिर उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर हम चाइना के भी केस को देखें तो जो हांगकांग का 2 स्टेट टू सिस्टम्स वन कंट्री मॉडल हार्डली फिट्स द स्टैंडर्ड कंसेप्शन ऑफ indivisible sovereignty and its potential success might have implication for the Tibet and Taiwan as well। तो चाइना के केस में भी जो हांगकांग का 2 व्यवस्था एक देश का जो मॉडल है, ये भी जो पृथक जो संप्रभुता के अपृथककरणीय जो कंसेप्ट है उसके साथ वो कहीं से भी फिट नहीं पड़ता है। और कहीं ना कहीं ताइवान के इशू को देखें, तिब्बत का इशू देखें, ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में चीन का जो स्टेटस है, ठीक है चीन ने मान्यता नहीं दिया, चीन का संघर्ष बना रहता है, लेकिन ताइवान को बाकी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी तो डिस्कार्ड कर नहीं रही है, तो उसका अपना अलग तरीके से वो सबके साथ नेगोशिएशन करता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन को बाकी जगह कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, उसकी अपनी स्टेटहुड की ज़रूरत है कि नहीं, उस स्टेटहुड से उसको ज़्यादा फ़ायदा है कि अलग से नेशनहुड से उसको ज़्यादा फ़ायदा है कि अपने नेगोशिएशन से उसका डिसीजन वो खुद कर सकता है। A solution to the Kashmir crisis might also ultimately lie in thinking outside the box of absolute and indivisible national sovereignty। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो कश्मीर का जो मामला है उसका भी जो अगर हम समाधान ढूंढना चाहें तो ये भी हम परंपरागत जो मापदंड है उसमें रहकर हम इसका समाधान नहीं ढूंढ सकते, जो कि एकदम एब्सोल्यूट और इंडिविजिबल नेशनल सॉवरेनिटी की बात करता है। क्योंकि परंपरागत तो यही है कि जो ये पूर्ण हो और इसमें कोई पृथकता नहीं हो सकती है, और राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है, इस राग को तो काफ़ी लंबे समय तक इस पर बल दिया जा रहा है, लेकिन इसके आधार पर उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो उसको भी एक इस तरह से एक अलग तरीके से इसको डील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब अगर हम देखें रीजन्स एंड नेशंस आर कॉन्टेस्टेड कंस्ट्रक्ट्स, अगर क्षेत्र और राष्ट्रों को हम देखें तो ये एक दूसरे से संघर्ष करने वाले कंस्ट्रक्शन के रूप में कार्य भी कई जगह कर रहे हैं, क्योंकि नाइदर रीजन्स नॉर नेशंस आर सेल्फ एविडेंट और प्री पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑन द ग्राउंड। क्योंकि न क्षेत्र को और ना ही राष्ट्र को हम स्वयं एकदम परिभाषित और राजनीतिक वास्तविकताओं से पहले से जन्मी हुई व्यवस्था मानेंगे, और क्षेत्रवाद और जो किसी विशेष क्षेत्र का अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो डिमांड होती है, ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसको कुछ लोग जोग्राफर्स इसको कहते हैं कि टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, कि वो अपने राजनीतिक जीवन का क्षेत्रीयकरण करना चाहते हैं। और ये कभी भी it never becomes fully accomplished once and for all, but remains a precarious and deeply contentious outcome of historically specific state and national projects, non-state projects। तो ये क्या है, ये कभी भी पूरी तरह से सबके लिए लागू भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमेशा से एक विवाद का विषय बना रहा है, और ये ऐतिहासिक रूप से किसी विशेष राज्य में कई बार उभरा है, किसी गैर राज्यकर्ताओं के बीच में भी उभरता रहा है। तो रीजन बेसिकली क्या है, जो क्षेत्र रिलेटिवली परमिएबल, सोशली कंस्ट्रक्टेड, पॉलिटिकली मीडिएटेड एंड एक्टिवली परफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशनल अकॉम्प्लिशमेंट्स है, कि ये क्षेत्र जो है वो एक तरह से तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो वो एक उनकी एक विशिष्ट पहचान एक क्षेत्र विशेष में एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के रूप में देख सकते हैं। सामाजिक रूप से वो संरचित होती है, उसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी हस्तक्षेप होता है, साथ ही सक्रिय रूप से कुछ संस्थागत तंत्रों के द्वारा वो अपनी कुछ क्रियाओं का निर्वहन करती हैं। अब इस तरह से देखें तो अब शार्प डिवाइडिंग लाइन अगर हम खींचना चाहें, अगर एक रीजन को हम इस तरह से परिभाषित करें तो एक क्षेत्र और एक राष्ट्र के बीच में हम डिवाइडिंग लाइन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, टेरिटोरियलाइजिंग प्रोजेक्ट है। किसी एक क्षेत्र विशेष के क्षेत्रीयकरण, उसको लेके एक अलग पहचान, एक अलग अस्मिता के लिए संघर्ष है, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से दोनों के बीच में संघर्ष भी उत्पन्न होता है। द रेट्रोस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल नेशनलिज्म इंडियन पाकिस्तान। अब इंडिया पाकिस्तान के केस को ले और उसके बारे में हिस्टोरियंस जैसे आयशा जलाल कहती है, हैव सॉट टू इग्नोर इफ़ नॉट ऑल टुगेदर
legitimate the multiple alternative strands of popular nationalism and communitarianism that lost out in the final battle for state power. क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो संघर्ष था इसने कहीं ना कहीं अवैधानिक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कई बहु वैकल्पिक व्यवस्थाओं में से कि लोकप्रिय राष्ट्रवाद और समुदायवाद को बीच में एक संघर्ष शुरू होता है, और जिसमें शक्ति राज्य की शक्ति पर किसका नियंत्रण रहेगा इसको लेकर ही ये समस्या का जन्म हुआ। और इस समस्या का जन्म क्यों हुआ, वो कि राज्य पर किस शक्ति का नियंत्रण रहेगा। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो उस समय इनके अलग होने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। तो द फाउंडेशनल myth of India Pakistan deliberately obscured the fact that these two national projects developed in explicit opposition to alternative regional imaginations। कि जो अगर हम इन दोनों के भारत पाकिस्तान को जो उसका जो स्थापना हुई थी अगर उसको भी देखें तो ये दोनों राष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट्स थे वो मुख्य रूप से क्या था कि जो उसके क्या क्षेत्रीय परिणाम निकलेंगे, क्षेत्रीय रूप से उससे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी या वैकल्पिक रूप से और क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, उसके बारे में उस समय के नेतृत्व ने नहीं सोचा था, जिसकी वजह से वो फिर अलग उनको दो टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि था तो वो भी एक अखंड राष्ट्र के अंतर्गत की व्यवस्था थी। द फेट ऑफ पंजाबियत और पंजाबी रीजन आइडेंटिटी अंडर द प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन ऑफ 1947 इलस्ट्रेट्स द टेंशन। अब उससे क्या हुआ, जो उस क्षेत्र को बांट दिया गया तो जो पंजाबी क्षेत्र का जो पहचान है उसने क्या वो उसको विभाजन का दंश झेलना पड़ा और उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई। वेस्टर्न पंजाब टुडे इज़ द कोर ऑफ पाकिस्तान, प्रोवाइडिंग ए शार्प काउंटर पॉइंट टू एनी कंसेप्शन ऑफ पंजाबी आइडेंटिटी फाउंडेड ऑन रीजनलिज्म। अब पश्चिमी पंजाब जो है वो आज पाकिस्तान का बहुत ही आधारभूत भाग है। अब अगर हम उसमें देखें तो ये एक तरह से सार्फ मतलब विरोधी पॉइंट्स प्रोवाइड करता है कि अगर हम क्षेत्रवाद के आधार पर पंजाबी पहचान को विश्लेषित करना चाहें तो उसका लोकेशन उसके लिए एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रोवाइड करता है। तो मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट ओवर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्री पार्टीशन पंजाब, बट टुडे दे रेयरली रिप्रेजेंट देमसेल्फ थ्रू द इडियम्स ऑफ पंजाबियत। अब वहाँ पर क्या था कि विभाजन से पहले वहाँ की आधी से ज़्यादा जनसंख्या में मुस्लिम्स अपना प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन विशेषकर पंजाब में। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो वो पंजाबियत के कल्चर को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इंस्टेड दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज पाकिस्तानी एंड एज स्पीकर्स ऑफ उर्दू पाकिस्तानी से, और वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं और मानते हैं कि वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू को बोलते हैं। पंजाबी हिंदूज टू डिजर्टेड द कॉज ऑफ पंजाबियत। इवन जो पंजाबी हिंदू हैं वो भी पंजाबियत की अपनी पहचान से काफ़ी विमुख हो चुके। दे मोस्टली आइडेंटिफाई एज हिंदी स्पीकर्स और एंड आर ऑन द फोरफ्रंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोथ इन इट्स सेक्युलर और हिंदू वेरिएंट्स। और वो एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को समर्थन करने के और एक सेक्युलर व्यवस्था को लागू करने के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आगे बढ़ते। तो एक तरह से North Indian region, thus in North India, religion, not language, has been the primary line of cleavage. Though political elites seeking to advantage the interest of their region, religious communities have made language into a symbolic barrier, even when it was not really a barrier to communication. तो जो हम उत्तर भारत में देखें तो यहाँ धर्म न कि भाषा एक बहुत इम्पॉर्टेंट विभाजन लाइन के रूप में काम की, जबकि जो राजनीति संपर्क वर्ग थे वो क्या चाहते थे, वो अपने हितों को, अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति धार्मिक समुदायों के माध्यम से करना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि भाषा को भी एक सिंबॉलिक बैरियर, एक प्रतीकात्मक अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि भाषा कभी भी संचार के माध्यम में अवरोध के रूप में कार्य नहीं की है। तो इस तरह से अगर हम देखें सो इन द डिमिनिश्ड पोस्ट पार्टीशन पंजाब, जो पंजाब के
मतलब विभाजन के बाद की अगर हम स्थिति को देखें तो ये काफ़ी मतलब दिखाता है कि इट वाज लेफ्ट टू द सिख्स टू कैरी ऑन द मैंटल ऑफ पंजाबियत। अब केवल सिखों पर ही उत्तरदायित्व था कि पंजाबियत की उस पहचान को लेकर आगे बढ़े, और भारत का जो एटीट्यूड्स था पंजाबी रीजनलिज्म के प्रति वो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड आइडेंटिटी ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। वो भी भारत का उत्तर औपनिवेशिक काल में सिखों की पहचान को लेकर ऐतिहासिक रूप से जो उनकी एक दृष्टिकोण रही है उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और यही केस हम भारत का कश्मीर के क्षेत्रवाद के कॉन्टेक्स्ट में जो एटीट्यूड है उसमें भी हम देख सकते हैं। अब जो क्षेत्रवाद का जो भी स्टूडेंट होगा वो अगर उत्तर औपनिवेशिक भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो वो कई मामलों को वो अलग नहीं कर सकता है, जैसे खासकर जो पार्टीशन का मामला हो या कैसे इससे एक जो इमेज बनकर उभरती है और जिसकी वजह से संघर्ष होता है, और फिर कैसे राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो क्रॉस बॉर्डर रीजन्स है, राष्ट्रीय जो क्षेत्र है, और साथ ही जो हमारी ऐतिहासिक जो हमारी स्मृतियां हैं, और ख़ासकर इस क्षेत्र में वो भी जो पब्लिक डिस्कोर्सेस जो पोस्ट पार्टीशन स्टेट्स में हो रहे हैं, उत्तर विभाजन के बाद के समय इन राज्यों में हो रहे हैं, और किस प्रकार से लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं विचारों को लेकर, संसाधनों को लेकर, किस प्रकार से पार्टीशन के बाद भी समस्याएं बनी हुई है। ये बहुत बड़ा इशू है क्षेत्रवाद की राजनीति से जुड़ा हुआ, जिसको कि हमें पोस्ट पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट में समझना होगा कि कैसे ये जो नेशन स्टेट के अंतर्गत एक तरह से नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फॉर ए न्यू इंट्रा स्टेट रीजन्स, द फेनोमेना ऑफ रीजनल पार्टीज़, कि राज्य के अंतर्गत भी वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में एक संघर्ष, एक विद्वेष को राष्ट्र और विशेष क्षेत्र के बीच में जन्म देता है। और ये जो संबंध है इसको हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत देख सकते हैं। अगर हम यूपी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या हुआ कि पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा डर था कि यूपी जो है वहाँ पे भी लिंग्विस्टिक स्टेट, जब भाषाई आधार पर उसका विभाजन हो जाएगा, क्योंकि वो क्या था, उत्तर औपनिवेशिक काल में भारत के हार्टलैंड की तरह था। और नेहरू भी ये बिलीव करते थे देयर वाज लेस प्रोविंशियलिज्म इन यूपी रादर देन, लेकिन नेहरू को ये विश्वास था कि यूपी में प्रांतीयतावाद की जो भावना है वो बाकी जगह की अपेक्षा कम है। और कहीं ना कहीं there was an effort to use the Hindi speaking states of northern India as a buffer to contain the linguistic principle as a basis of statehood। और कहीं ना कहीं जो हिंदी स्पीकिंग, जो हिंदी भाषा बोलने वाले जो उत्तरी भारत के लोगों को है, इसको एक बफर की तरह, इनको एक प्रतिरोधक की तरह भाषाई प्रिंसिपल के आधार पर जो राज्यों की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ यूज़ करने का भी प्रयोग किया गया। तो इससे क्या हो गया कि ये इज़ नॉट रिवार्डिंग फॉर यूपी, ये इसके लिए बहुत ही प्रशंसनीय मामला नहीं रहा यूपी के लिए, क्योंकि इससे क्या हुआ, जैसे कि कुदैसिया ने बताया है कि यूपी हैज़ फेल्ड टू डेवलप ए रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। इससे क्या हुआ कि यूपी की अपनी एक उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पहचान निर्मित नहीं हो पाई। इवन इट्स पब्लिक लाइफ हैज़ बीन मार्क्ड एज ए लैक ऑफ कोहेसिवनेस। इसकी जो राजनीतिक जो सार्वजनिक जीवन था इसमें भी हमें सामंजस्य का अभाव देखने को मिलता है। और इस राज्य में जो भी राजनीतिक नेतृत्व आए वो भी किसी रीजनल एजेंडे को डेवलप नहीं कर पाए। तो यूपी को भी ये समझना होगा कि उसकी जो एक भारत के हार्टलैंड में हृदय स्थली में अवस्थित होने के लिए उसकी क्या स्थिति है, ये एक फैक्टर है। क्योंकि अब कुदैसिया का मानना है, ये उनका अपना आर्गूमेंट है ज्ञानेश कुदैसिया की, कि वो यूपी को कुछ रीजन्स में चाहते हैं कि उसका विखंडन होना चाहिए। और उनका ये मानना है कि जो उत्तरांचल, जो उत्तराखंड में 2000 में उसका विघटन होता है यूपी का, ये एक तरह से राइट स्टेप है ताकि अलग अलग क्षेत्र का प्रॉपरली डेवलपमेंट हो सके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उसको देखना ज़रूरी है। फिर अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो रीजन और रीजनल
क्षेत्र और क्षेत्रीय, ये जो बहुत ही समटाइम यूज टू क्वाइट लूजली, बहुत ही लचीले तरीके से इनको प्रयोग किया। तो रीजनल पार्टी का जब हम बात करते हैं तो कोई भी पार्टी जो कि एक रीजनल पॉलिटिकल प्रेजेंस, किसी विशेष क्षेत्र में वो अपनी राजनीतिक उपस्थिति रखता है, तो उस पार्टी को उस विशेष क्षेत्र में या दो से अधिक राज्यों में वो जीत हासिल करता है। इसके आधार पर हम उसके कुछ रीजनल एजेंडा हो सकते हैं, जैसे असम गण परिषद हुआ, अकाली दल, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर में है, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में, द्रविड़ मुनेत्र कजगम का तमिलनाडु में, क्योंकि उन सबका एक रीजनल एजेंडा को लेकर करते हैं। लेकिन इवन जो स्मॉल मार्क्सिस्ट पार्टीज़ है बंगाल में, उनको भी हम रख सकते हैं। शिवसेना का महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो इलेक्टोरल प्रोफाइल के कॉन्टेक्स्ट में रीजनल जो ये आइडियोलॉजी के बेसिस पर ये पैन इंडिया पार्टी के रूप में हिंदू राइट के कॉन्टेक्स्ट में भी कई पार्टीज़ का उभरा है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो डिफाइनिंग टर्म जो रीजन और रीजनलिज्म की बात है, इसको हमें देखना होगा, कंस्ट्रक्टिव व्यू में भी देखना ज़रूरी है। रीजन्स कैन नॉट बी डिफाइन ऑब्जेक्टिवली। हम क्षेत्र को वस्तुनिष्ठ तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्यों हमें रीजनल स्पेस और स्पेस ऑफ रीजनलिज्म के बीच में अंतर करना होगा कि क्षेत्रीय स्थान एवं जहाँ पे क्षेत्रीयतावाद उपज सकता है, जन्म ले सकता है, इसमें के बीच के अंतर को समझना होगा। और इसका एक अच्छा उदाहरण अगर हम क्षेत्रीय स्थान रीजनल स्पेस की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी इंडिया को हम कैटेगरी में रख सकते हैं। और उसको अगर हम देखें तो उसका डायरेक्शनल लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम उसको समझ सकते हैं, उसकी जो अवस्थिति है। और उसमें पीटर साहलिन्स ने काफ़ी अच्छे से उसको डिफ़ाइन किया है कि ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन हैज़ नॉट स्ट्रक एज वर्नैकुलर प्रैक्टिस, कि वहाँ पर जो पृथक कार्यालयीय पहचान ने वहाँ की जो देशज जो प्रैक्टिसेस हैं, जो पद्धतियाँ हैं, उसके बीच में विरोध उत्पन्न नहीं किया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो उत्तरी पूर्व का भारत का जो अपना क्षेत्रीय उनका अपना स्थान है, लेकिन वो कभी भी क्षेत्रवाद का एक मंच बनकर नहीं उभरा। वहाँ पे ठीक है, वो मणिपुर नागालैंड ने अपना डिमांड किया, स्टेटहुड डेवलप किए हैं, वो अलग इशू है, लेकिन उससे कभी वो ब्लडी स्ट्रगल के रूप में वो उत्पन्न नहीं हुआ। और स्टेट आइडेंटिफिकेशन डू नॉट स्टिक इंसर्जेंट स्पेसेस ऑफ रीजनलिज्म कैन थ्राइव इन सिविल सोसाइटी। तो वहाँ पर राज्य को लेकर पहचान ने कोई उस तरह से क्षेत्रतावाद को उभरा नहीं है। तो एक तरह से ये क्लियर करता है नॉर्थ ईस्ट के मामले में। और दूसरे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इज़ नॉट ओनली एक्टर इन टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। दूसरे राज्यों की जो राजनीतिक जीवन है, वहाँ पे क्षेत्रीयताकरण को लेकर जो प्रैक्टिसेस है, उसमें अलग अलग मुद्दों पर फोकस किया जाता है। अगर हम क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स को देखें, जो जिन समाजों में इनका उत्पन्न होता है, वो वास्तव में क्या चाहते हैं, वो स्टेट को मानते हैं कि वो समाज हैव रेसोनेट टू इन इट्स सोसाइटी। वो एक समाज को एक सम्मिलित वर्ग के अंतर्गत वो समझते हैं कि इस विशेष क्षेत्र को अगर एक अलग राज्य रूपी मान्यता मिल जाती है तो इसकी अपनी पहचान बनेगी। लेकिन अगर स्टेट हैव एन इंटरेस्ट इन स्टेबिलाइजिंग टेरिटोरियल आइडेंटिफिकेशन एंड सच एज टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ political life can be the foundation for a federal polity capable of generating legitimate outcome। तो अगर कोई राज्य चाहता है कि वो क्षेत्रीय पहचानों को स्थिरता का आधार बनाना चाहता है, तो ऐसे राज्य की राजनीतिक जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीकरण से संबंधित गतिविधियां हों, उसको भी हम संघीय राजनीति के अंतर्गत, संघीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये मान सकते हैं कि उससे वैध राजनीतिक नीतियाँ, वैध राजनीतिक आउटकम्स उत्पन्न हो सकते हैं। और जो स्टेट कोशिश करते हैं स्टेबलाइजिंग टेरिटोरियल आइडेंटिफिकेशंस आर ऑलवेज ओपन टू चैलेंज। और कभी भी अगर हम देखें तो ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं जो कि अपनी राज्य क्षेत्रीय पहचान को सुस्थिर बनाना चाहते हैं, उनको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस तरह से रीजन्स जो है, क्षेत्र जो है, वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, राजनीतिक प्रोजेक्ट के रूप में उभरते हैं। और कॉन्टेस्टेड कंस्ट्रक्ट्स, ये एक विरोधमूलक उनका संरचना होता है, और जो कभी कभी प्री पॉलिटिकल और ऑलमोस्ट नेचुरल भी लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पूर्व, राजनीतिक जो मंच के रूप में कार्य करने से पूर्व इनका जन्म समझ में आता है, और कभी कभी प्राकृतिक भी लगता है। जैसे कि
territorial inhabited by the Telugu speaking people, Andhra has a history stretching back more than a million. Although Andhra Pradesh as a state of union goes back only to 1953 with a significant new areas added in 56. तो अगर हम देखें तो अगर क्षेत्रीय रूप से तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग आंध्र प्रदेश में एक उनका जो इतिहास है एक लंबे समय से वो एकजुट रूप से वो बने हुए हैं भारत के अंग के रूप में, और वो 1953 के समय से ही है. 56 में थोड़ा सा चेंजेस हुआ. तो एज far back as early centuries of the second million, regional societies in Deccan had matured and become more self-confident, and regional languages such as Telugu began performing roles that were earlier reserved for Sanskrit. तो अगर हम पहले की शताब्दियों में देखें तो जो क्षेत्रीय समाज है खासकर डेक्कन दक्षिण की तरफ, तो वो काफ़ी मैच्योर, काफ़ी वो सुस्थिर रूप से वो काफ़ी उनके बीच आत्मनिर्भरता भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, और क्षेत्रीय भाषा जैसे तेलुगु है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दी थी, जैसा कि पहले संस्कृत भाषा निभाया करती थी. तो वेल बिफोर द मॉडर्न एज लैंग्वेज वॉज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन कंसेप्शन ऑफ कल्चर, रीजन एंड कम्युनिटी. तो आधुनिक युग के प्रारंभ से काफ़ी पहले से भाषा जो है वो भारतीय संस्कृति, क्षेत्र और समुदाय की पहचान के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी. और कई अगर भारत के अन्य क्षेत्रों में देखें जो कि भाषा के आधार पर नहीं है, इसी प्रकार की कई इतिहास हमें देखने को मिलता है. जैसे मणिपुरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक द ओल्डेस्ट इंस्टेंसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एशिया, वहाँ पर भी एक बहुत पुराना वृत्तांत देख सकते हैं जो राज्य के स्थापना के कॉन्टेक्स्ट में द चैथरोल कुम्बाबा और द रॉयल कॉर्निकल्स lists a continuous lineage of king that supported goes as back as the year AD 33. तो उनकी जो एक परंपरागत एक लीगेसी चली हुई है डायनेस्टीज़ के, उसके बेसिस पर उस जगह को इंटीग्रेट किया गया. तो अगर हम देखें तो अगर एंटिक्विटी डज नॉट एक्सप्लेन वाई सच रीजनल आइडेंटिटीज आर मोर रेसिलिएंट दैन अदर्स. तो ये डिपेंड करता है कि आखिर हम ये समझना होगा कि कुछ क्षेत्रीय पहचान क्यों बाकी से ज़्यादा मुखर है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में बेंड्रिक एंडरसन का जो नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में उसका जो आर्गूमेंट है, देयर हेरोनिस बट नॉट देयर एस्ट्रोनाइजिंग यूथ अपील टू रीजन एज वेल. यानी वहाँ पर जो उनका इतिहास रहा है और उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेडिवल तेलुगु लिंग्विस्टिक रीजन bore little resemblance to the bounded innumerable community of modern Telugu speakers. तो जो मध्यकाल में जो तेलुगु भाषा बोलने वाले जो क्षेत्रीय जो भाषाई क्षेत्र था, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनकी हमें काफ़ी कुछ समानता देख सकते हैं, जो कि बाउंडेड तरीके से हम अगर कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक समुदाय विशेष के रूप में जब वो आधुनिक तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को एकजुट करने के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसकी एक अपनी अलग पहचान के रूप में वो संगठित होते हैं. तो जो भाषाई जो जड़ें हैं या भाषाई जो संबंध है, ये ties of the medieval era did not have the focus and intensity of modern linguistic nationalism. जो भाषाई आधार पर मध्यकाल में जो मध्य युग में जो संबंध जो मजबूत संगठन निर्मित हुए थे, उनमें कहीं भी आधुनिक भाषाई राष्ट्रवाद को लेकर ना बहुत अधिक फोकस था, ना उनके अंदर वो गहराई थी. तो द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजनल और नेशनल आइडेंटिटी इज़ क्वाइट कंटिंजेंट. तो ये डिपेंड करता है कि भाषा और क्षेत्र और राष्ट्रीय पहचान के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे. ये काफ़ी मतलब ये काफ़ी रिलेटिव हो सकता है, ये काफ़ी तुलनात्मक हो सकता है. और अगर हम तमिल के मामले को ले तो विशेष रूप से यहाँ कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस थे around the theme of love and devotion for Tamil language that enable Tamil speakers to imagine themselves as a singular community and
पोटेंशियल नेशन अनटू देमसेल्फ। तो तमिल भाषा को लेकर जो उनकी एक पहचान जुड़ी हुई थी कि तमिल बोलने वाले, तो उससे क्या हुआ, तो उनकी अपनी एक अलग पहचान उभर कर आई और उससे वो अपने आप को राष्ट्र के रूप में अपने आप को संगठित करने वाली वो भावना उभर कर आई और उसने उनको फिर एकजुट करने का मार्ग दिया। तो कहीं ना कहीं व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लैंग्वेज डिवोटेड लेड अ यंग डिवोटी टू बर्न हिमसेल्फ अलाइव इन 1964। अब ये जो एक बात है कि यही भाषा के प्रति समर्थन दिखाता है कि जिसमें एक युवा जो डिवोटी था उसने क्या किया, उसने भाषा के नाम पर 1964 में अपना बलिदान तक दे दिया। तो इसी को सुमाथी रामास्वामी बताती है कि ये आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मिंग इट्स स्पीकर who ought to have been masters of language into its subjects, a critical reversal of the patrimonial imagination it inherited from European modernity। तो ये एक दिखाता है कि कैसे विचारधारा में परिवर्तन आया, खासकर उनके बोलने वाले लोगों में, जो कि किसी विषय भाषा को मानते थे और उसको अध्ययन करते थे। और उससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों में वहाँ की जो उनका जो राष्ट्र की परिकल्पना थी उसमें काफ़ी चेंजेस आया और वो फिर यूरोपीय आधुनिकतावाद से काफ़ी प्रभावित होकर अपने विचारों में उन्होंने परिवर्तन लाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये सारा एक फैक्टर है जो कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट animate particular regionalisms are contingent though not condition that made regionals or national imaginations the global norms। तो कुछ मामले ऐसे हैं जिनको कि हमें समझना बहुत आवश्यक है कि कभी जो हिस्ट्री में लैंग्वेज डिवोशन हैड engenders द तमिल रीजनल नैरेटिव्स विद पावरफुल नोशन ऑफ कम्युनिटी एंड होमलैंड, कि एक समय में भाषा के प्रति जो समर्पण है इसने तमिल जो क्षेत्रीय जो मानक है, जो उसके जो इतिहास है, इसको कुछ शक्तिशाली अवधारणाओं, समुदाय, राष्ट्र, मातृभूमि के कंसेप्ट के साथ जोड़ दिया। और ये तभी संभव हुआ कि तमिल क्षेत्रतावाद ने एक स्वतंत्रता मूलक आंदोलन के रूप में जन्म लिया 1950 और 60 के दशक में। और उससे क्या हुआ कि द्रविड़ नाडु जो द्रविड़िस्तान का मूवमेंट एक अलग डिमांड के रूप में उभरा और वो मोर मॉडरेट एंड इवेंचुअली द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डिसिपेटेड ऑल टुगेदर। और धीरे धीरे जो स्वतंत्रता की जो संकल्पना को लेके जो उनका आंदोलन था वो दूसरे तरीके से उभरा। और तमिल स्पीकर्स एक स्टेट के रूप में वो अपने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को द्रविड़ मूवमेंट के माध्यम से जन्म देना चाहते थे। और वो कोशिश भी ये कर रहे थे कि वो तमिलनाडु कि वो स्टेट गवर्नमेंट हैव कंटिन्यूसली फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट इन तमिलनाडु सिंस 1967, कि 1967 से ही वो तमिलनाडु में राज्य सरकारें निर्मित करने में भी सफल हुए थे। यानी सामान्य जनता भी उस प्रकार के आंदोलन को समर्थन प्रदान कर रही थी। तो इससे क्या होता है कि ये तमिल के केस को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कि इंडिया के पास ये एबिलिटी थी कि वो रीजनलिज्म के मामलों को अपने लेवल पर सॉर्ट आउट भी कर सकता था। तो एक तरह से जब राजनीतिक जीवन का क्षेत्रीकरण होता है तो इसमें राज्य के साथ साथ कई गैर राज्यकर्ताओं की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उभरती है और कई रीजनल नैरेटिव्स इससे उभर कर आते हैं। जो इसलिए जो आज के समय में अगर हम देखें तो कि मोस्ट कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स ऑफ आइडेंटिटी सब्सक्राइब टू कंस्ट्रक्टिव पोजीशन दैट आइडेंटिटीज आर अल्टीमेटली फ्लूइड, चूजन एंड इंस्ट्रूमेंटलाइजेबल response to change in relevant incentive structures and susceptible to मैनिपुलेशन बाय कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पहचान है वो काफ़ी संरचनात्मक स्थितियों से उभर कर आती है और वो काफ़ी फ्लूइड कंसेप्ट होती है। उसका हम चयन कर सकते हैं, उसको एक इंस्ट्रूमेंटल तरीके से उसका यूज़ हो सकता है। वो चेंज जैसे जैसे स्ट्रक्चर हमें कुछ लाभ के संसाधन प्रदान करता है उसमें उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। और सांस्कृतिक और राजनीतिक कुछ मापकों से उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन, उसमें काफ़ी चेंजेस भी आ सकते हैं। तो इसलिए nor would change in the saliency of particular regional identity surprise those who take a more objective view of ethno-cultural aspect।
यानी अगर हम देखें तो बहुत ये डिपेंड करता है कि रीजनल आइडेंटिटी को लेके ये किस तरह का स्टेट अपनाते हैं, और उसमें एक निजातीय सांस्कृतिक जो पहचान है उसके आधार पर उसको किस प्रकार से वो लेंगे, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कैसी व्यवस्था में वो रहे हैं, किस प्रकार के कल्चर को वो जिए हैं, कैसा एटीट्यूड्स वो अपनाए हैं। और अगर हम पद सोपानीय रूप से देखें या प्रीडोमिनेंट कैसे पैटर्न वहाँ पर निजातीय ग्रुपों का रहा है भारत का और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो उसके आधार पर भी हम उस एक क्षेत्र के विशेष के क्या समीकरण उभर कर आ सकते हैं उसको समझ सकते हैं। इवन जबकि भाषा, प्रजाति और क्षेत्रीय मतलब धार्मिक जो समूह है उनमें भी हम इनको भी हम पैरेलल एथनिक स्ट्रक्चर की तरह मान सकते हैं कि ये एकदम समांतर निजातीय संरचनाएं हैं विथ इंटरनल हायरार्किकल एथनिक ग्रुप्स रिलेशन। इनमें आंतरिक एक पद सोपान पर आधारित निजातीय समूह आधारित संबंध है एंड ए कंप्लीट सोसाइटियल डिवीज़न ऑफ लेबर। और वहाँ आप उनके अंदर भी अपनी एक सामाजिक रूप से जो है श्रम का विभाजन पाया जाता है। तो इट इज़ एथनिक ग्रुप्स विद इन एथनिक ग्रुप हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि एक निजातीय समूह के अंतर्गत कई निजातीय समूह जन्म लेते हैं और उसके आधार पर वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। तो किस मुद्दे पर वो किस प्रकार का रिएक्ट करेंगे, ये काफ़ी रिलेटिव नोशन बन जाता है। अब अगर हम देखें कि जो नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि उसमें कई ब्रेकिंग अप और क्रिएटिंग न्यू स्टेट रिलेटिवली इजी, उसमें भी कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिसने कि नए राज्यों के निर्माण में और कुछ राज्यों के विघटन में एक उसकी भूमिका तैयार की दी। और इससे क्या हुआ, क्षेत्रतावाद को काफ़ी इजीली उसको ले भी मतलब इसके लिए काफ़ी उसके लिए सम केसेस भी बन गए, वो आसान हो गया क्योंकि इससे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने का, अल्टरनेटिव रीजनल नैरेटिव्स तैयार करने का एक मंच तैयार हो गया। और इससे क्या हुआ, एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि वो रीजन्स विद इन रीजन्स बन सकते हैं। इट मेक्स एग्जिस्ट ऑप्शंस अवेलेबल टू रीजन। इससे क्या हुआ, अगर हम इवन इन एंशियंट तेलुगु कंट्री द डिमांड फॉर ए सेपरेट तेलंगाना हैज़ बीन रिसेंटली रिवाइव्ड। तो तेलुगु जो कॉन्टेक्स्ट में जो तेलंगाना का इशू है वो अब जाके रिजॉल्व हुआ। तो अब ये कई एग्जांपल्स हैं जो कि रीजनल नैरेटिव्स का है, जैसे बोडोज़ का असम के कॉन्टेक्स्ट में है, बोडोज़ को सेटल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना और उसके लिए बोडो लैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस काउंसिल का निर्मित हुआ। द बोडो नैरेटिव्स हमें दिखाता है कि कैसे फंडामेंटली चैलेंजेस द एथनिक आसामिक कंस्ट्रक्शन ऑफ आसाम, कि आसाम का जो संरचना हमने एक संरचना निर्मित की है कि वो एक निजातीय आसामी पहचान पर आधारित है, उसको भी इसने बोडो आइडेंटिटी ने इस तरह से चैलेंज किया। और उसी तरह मेहतीस और नागास है डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यूज़ अबाउट मणिपुरी पास्ट, उन्होंने भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर मणिपुर के जो के कॉन्टेक्स्ट में जो भी पहले से नैरेटिव्स बने थे उसको चुनौती दी। तो कॉन्टेस्टेड रीजनल नैरेटिव्स आर परसिस्टेड थीम इन द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टुडे। तो कई तरह के क्षेत्रीय जो विचार दृष्टिकोण, एक अवधारणाएं, एक परिपाटी चली आ रही है, वो भी अगर हम पूर्वी भारत के राजनीतिक संघर्षों के उसको कारण के रूप में देखें तो वो उसको समझा जा सकता है। और इससे क्या होगा कि कहीं ना इसी तरह के कॉन्टेस्टेड कंस्ट्रक्शन जो है, जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी मूलक जो संरचनाएं निर्मित होती है क्षेत्र को लेकर, इससे क्या होता है, इरिडेंटिस्ट क्लेम्स भी ये लोग करते हैं। और ऐसे क्लेम्स होते हैं जो कि जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं रहता है। जैसे अगर हम देखें तो 2004 में जब महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया अबाउट ट्रांसफरिंग द मराठी स्पीकिंग बेलगांव एरिया फ्रॉम कर्नाटक टू महाराष्ट्र, कि कर्नाटका में जो बेलगांव के क्षेत्र में जितने मराठी भाषी लोग हैं उनको महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये डिस्प्यूट को अगर हम इसका हिस्ट्री देखें तो 1956 में जाता है, जब बाउंड्रीज़ को निर्मित किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के द्वारा, कमीशन के द्वारा, और उसने कुछ जो प्रीडोमिनेंट मराठा स्पीकिंग एरिया थे उसको कर्नाटका में रख दिया, और कुछ जो कन्नड़ा स्पीकिंग एरियाज़ थे उसको महाराष्ट्र में
का पार्ट बना दिया। तो ये क्या था, उस शुरुआत में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, बाद में जाके वो इशू के रूप में रीजनलिज्म का एक वजह बनकर उभरा। तो द नागाज डिमांड फॉर नागालिम, ग्रेटर नागालैंड, कैन ऑल्सो बी सीन एज ए irredentist phase of a contested nature of regions, though it marks the rejection by Naga of the unilateral determination of the boundaries of Nagaland without taking into account the wishes of the people। तो नागालैंड को, ग्रेटर नागालैंड को लेकर भी जो ये डिमांड उत्पन्न होती है, तो वो भी उस क्षेत्र के जो कॉन्टेस्टेड, जो एक विरोधी एक जो नेचर के कॉन्टेक्स्ट में उस मांग को दिखाता है, जिसको कि नागा जो है वो उसको रिजेक्ट करते हैं। वो उस तरह से संघर्ष नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक इसी के आधार पर बाउंड्रीज़ का, यूनिलैटरल डिटर्मिनेशन बाउंड्रीज़ का नहीं हो सकता है, एक पक्षीय आधार पर निर्धारण नागालैंड की सीमाओं का नहीं हो सकता है, जब तक कि वहाँ की जनता की बातों को स्वीकृत ना किया जाए। तो ऐसे कई डिमांड्स ऐसे रखे गए जिनको कि ये समझना ज़रूरी है कि उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी। अब अगर हम इसके स्टेबलाइजिंग रीजन एज ए स्टेट प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो शुरुआती सालों में जो स्वतंत्रता के बाद और ख़ासकर पार्टीशन के बाद देखें, तो क्या नैरेटिव्स थे, कौन कौन से विषय थे जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय देखें तो भारत में जो प्रांत थे और जो बाउंड्रीज़ थी, उनमें काफ़ी जो सामंजस्य का हम अभाव देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ प्रावधान भी ऐसे कर दिए गए थे, प्रोविजनल क्वालिटी टू दोज बॉर्डर्स, और वो जो क्लासिफिकेशन किया गया था पार्ट्स का ABC स्टेट्स में, कॉलोनियल एरा के जो प्रोविंसेस थे, जो फॉर्मर नेटिव स्टेट थे, जो देश जो और द ग्रुप्स ऑफ नेटिव स्टेट जो मूल राज्य थे, फिर थर्ड में जो मिक्स कैटेगरी के स्मॉल कैटेगरीज थे। तो ये जनरली इससे क्या हुआ था कि ये यूनिट्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करना था, और इससे क्या हुआ, इंडिया की जो एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, जो भारत की जो पाश्चात्य व्यवस्था मतलब पाश्चात्य शासन के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट जो संघर्ष था, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस प्रकार से पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल ऑर्डर को लिंग्विस्टिकली डिफाइंड रीजन की तरह से संरचित करने की कोशिश की, इन सब को देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे राज्य ने कोशिश किया कि क्षेत्रों में भाषाई आधार पर सुस्थिरता को कायम कर सके। और इसकी अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो 1922 में ही जब कई ब्रांचेस इसके लिए मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें कि प्रांतों में, कुछ प्रेसिडेंसीज में जो कॉलोनियल जो औपनिवेशिक संरचनाओं को लेकर संघर्ष होते हैं और भाषा के आधार पर, और 1928 में उसके लिए कमेटी बनती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि किस प्रकार से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा उसको लेके एक संरचना निर्मित करते हैं। और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने क्या किया, भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जबकि उन्होंने पहले इसके लिए कमिटमेंट कर दिया था। और नेहरू के लीडरशिप में उत्तर स्वतंत्रता काल में कांग्रेस पार्टी इनिशियली बहुत अनविलिंग थी कि वो जो आइडेंटिटीज़ हैं, भाषा के आधार पर जो पहचान है, उसके आधार पर निर्णय निर्माण का कार्य करके उसको सेंटर और प्रोसेस एट द सेंटर एंड पॉलिटिसाइज देम, मतलब उसके आधार पर वो निर्णय ले। इसको लेकर उनको लगता था कि इससे क्या होगा, नया जो हमारा राष्ट्र बना है उसके सामने चुनौती होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये टास्क रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बाउंड्रीज़ को फ्यूचर में पार्लियामेंट्स पर छोड़ दिया गया था, और उसके पास ये अनलिमिटेड पावर था कि वो जो चाहे इसके बारे में डिसीजन ले सकती है। तो इससे क्या हुआ कि एक पावरफुल पॉलिटिकल प्रेशर भी होने लगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और नेहरू को अपनी पोजीशन से हटना पड़ा, और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का पुनर्गठन को एक तरह से चुनावी आधार पर भी उनको स्वीकार करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एल्फ्रेड स्टीफन्स का जो है आर्गुइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो बताते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म इज़ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द ओल्डर लिटरेचर ऑन द कंपैरेटिव फेडरलिज्म। अगर हम भारत की संघवाद को देखें तो तुलनात्मक संघवाद का जो भी हमारे पास विद्यमान जितने भी लिटरेचर है, उससे हमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ देखने को मिलता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। वो
एक दूसरे को मतलब एक साथ मतलब होल्डिंग टुगेदर, एक साथ पकड़े हुए या एक साथ लिए हुए और एक साथ आए हुए संघवाद के बीच में अंतर करते हुए कहते हैं कि यूएस स्टाइल्स का जो है डेमोन्स कॉन्स्ट्रेनिंग फेडरलिज्म इज़ अनसुइटेबल फॉर ए रोबस्टली पॉलिटिकली मल्टीनेशनल कंट्री लाइक इंडिया। अगर हम यूएसए जैसी व्यवस्था को भारत जैसे बहुराष्ट्रीय व्यवस्था में लागू करना चाहे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑफ सुपर मेजोरिटीज, द सपोर्ट ऑफ 2/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइक एन यूनाइटेड स्टेट एन एक्सट्रीम outlier on the demos constraining end of federalism and far from the norm। कि भारत में ये संभव ही नहीं है कि उस तरह से बहुमत प्राप्त हो सकता है, 2/3 राज्यों की विधानमंडल किसी संवैधानिक परिवर्तन के लिए देंगी, और वो उस तरह संभव नहीं है। तो इसीलिए वो स्टीफन जो है वो प्रेज करते हैं आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट एंड रीड्रॉ स्टेट बाउंड्रीज विद अ सिंपल मेजोरिटी बेयरली कंसल्टिंग द रिलेवेंट स्टेट। तो वो स्टीफन इस बात को महत्व देते हैं कि ये व्यवस्था भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अच्छी व्यवस्था रखी गई कि संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, पुरानों की राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और उसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता है, और बहुत आवश्यक नहीं है कि उस राज्य से उसके लिए वो उसके साथ वार्तालाप करना पड़े। तो दिस इज़ अनथिंकेबल इन ए कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इस तरह की व्यवस्था को हम यूएसए में जैसे कि वो क्या है उसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वहाँ हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते जहाँ पे स्टेट राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की। So Stephen has a highly positive assessment of the way India's political classes have used the constitution's demos ability figure। तो स्टीफन इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार हमारे यहाँ के संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रावधानों का बहुत अच्छे तरीके से भारत के राजनीतिज्ञों ने प्रयोग किया कि मार्वल्स एट ए रिलेटिवली consensual manner in which most of the boundaries of the states in India were redrawn between 56 to 66। कि इसी आधार पर जो 1956 से 66 के बीच भारत की कई जो सीमाओं का क्षेत्रों का सीमांकन हुआ, इससे क्या हुआ, नए ट्राइबल स्टेट्स का भी निर्माण हुआ, और नॉर्थ ईस्ट में हम इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अपनी तरफ से एक यूनिक मेथड भारत में अपनाया गया, और ये एक स्पेशल फीचर है जो इंडियन फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि द सर्वाइवल ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी। और ये कारण था कि हमारे यहाँ ऐसे प्रावधान के अंतर्गत संघवाद को संगठित किया गया, जिसके कारण भारत विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रजातंत्र होने के बाद भी आज भी उसकी उत्तरजीविता बनी हुई है। इसका कारण इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करना है, जिससे क्या हुआ है, अलाउड द मेजोरिटी एट द सेंटर। उसने जो इस व्यवस्था ने क्या किया कि केंद्र में जो बहुमत था कि वो माइनॉरिटीज़ के डिमांड्स जो है उसको कैसे डील करेगी, जो स्टेट की तरफ से आ रहा है, वो चाहे वो भाषाई आधार पर या सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग हो, उसको कैसे डील करेगा, वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी स्टेट सेंट्रल लेवल को प्रोवाइड की गई। अब अगर ये यूनिटरी स्टेट होता, एकात्मक राज्य होता, तो neither the majority nor the minority would have had this constitutional flexibility available to them। इस प्रकार की संवैधानिक लचीलता वाली व्यवस्था उनके पास नहीं होती, ना बहुमत के पास होती, ना अल्पसंख्यक के पास होती, अगर भारत एक एकात्मक राष्ट्र होता। तो ये हमारे संघवाद की एक पॉजिटिव फैक्टर है जो इस तरह के रीजनल डिमांड्स को भी प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। और अगर हम 1960s तक का देखें तो ये कहीं इससे काफ़ी अच्छे मतलब नियम उभर कर आते हैं। और अगर हम इसको संरचनात्मक रूप से देखें तो इससे क्या हुआ कि भारत की जो केंद्रीय सरकार की जो क्षेत्रीय मांगों के प्रति जो अप्रोच है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। और ये जो डिमांड्स आई वो पहले तो फर्स्ट सच डिमांड हैड टू फर्स्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ सच सेसेशन। पहले तो इस प्रकार के पृथकतावादी मांगों को रोकने की बात है।
दूसरा फिर हुआ कि सेकेंड स्टेप में हुआ कि ग्रुप मेकिंग डिमांड्स हैड टू बी लिंग्विस्टिकली और कल्चरली डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड बाय रिलीजन, कि उन्हें भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर उस समूह को परिभाषित करना आवश्यक है, उनकी मांगों को समझना आवश्यक है, और ये जब परिभाषित किया जाएगा इसमें धर्म को कहीं आधार नहीं रखा जाएगा। तीसरा, बी बैक्ड बाय पॉपुलर सपोर्ट, इसके पीछे जनता का भी समर्थन होना चाहिए ऐसी मांगों के पीछे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बी एक्सेप्टेबल टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ व्हेन इट इज़ अ मैटर ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ ए मल्टीलिंगुअल स्टेट। तो यहाँ पर जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको इस तरह के प्रस्ताव को वो समर्थन कर रहे हो, अगर वो जो विशेष राज्य है वो बहुभाषाई राज्य है तो वो इस प्रकार की मांग का समर्थन करेंगे, तभी जाकर इस प्रकार के मांगों को महत्व दिया जाएगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि इस 4 फार्मूला को हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉलो किया है, कभी कभी इसके एक्सेप्शंस भी दिए, कि कभी ऐसा नहीं है कि सारे रूल्स को हमेशा से फॉलो किया गया, लेकिन इसको एक क्राइटेरिया रखा गया। और स्पेशल कुछ है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट स्टेट्स जो है उनके कॉन्टेक्स्ट में अप्रोच में चेंज होगा, इसके बारे में भी, या सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए वो अलग कंसिडरेशन को भी रखा जाए। अगर हम कुछ और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का जो क्रिएशन 2000 में हुआ, तो इनका डिमांड्स जो है वो काफ़ी पुराना था, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक प्रतिस्पर्धा मूलक राजनीतिक वातावरण में एक लंबे समय से इस प्रक्रिया को बढ़ा रही थी। और इसके कॉन्टेक्स्ट में है कि नो ट्रांस बॉर्डर रीजनल कम्युनिटी वॉज इन्वोक्ड एंड देयर वेर नो परसिव्ड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फैसिलिटेटेड द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि इसको लेके पार राष्ट्रीय क्षेत्रों के बीच में एक लंबा संघर्ष चल रहा था और उसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई चुनौती बनी हुई थी। तो एथनिक कम्युनिटीज़ इन 3 न्यू स्टेट्स writes Maya Chadda were unconnected with foreign enemies or the cross border nationalities unlike in Punjab, Kashmir और आसाम। तो यहाँ की जो निजातीय समुदाय थी, खासकर इन क्षेत्रों की, तो इनमें से कोई भी किसी विदेशी शत्रु से या पार राष्ट्रीय किसी मतलब किसी जैसे पाकिस्तान या चाइना का इनको समर्थन प्राप्त नहीं था। जैसे कि हम पंजाब, कश्मीर या असम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनका ये माया चड्ढा ने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि लेटेस्ट वेव ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन इलस्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पार्लियामेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो संविधान ने संसद को जो ये लचीलापन, ये जो शक्ति प्रदान की है, कि ये एक फैक्टर को ज़्यादा काम करता है, ऐसे लिटिल अबाउट द काइंड ऑफ फेडरल यूनिट्स द इंडियन यूनियन हैज़ टू हैव और द बेसिस ऑन विच दे वुड बी क्रिएटेड। तो ये चीज़ बहुत क्लियर नहीं है कि किस आधार पर संघीय इकाइयों को निर्मित किया जाएगा या किस प्रकार के इकाइयों को निर्मित किया जाएगा, उसका मापदंड क्या होगा, भूगोल होगा कि जनसंख्या होगी कि प्रशासनिक सुविधा होगी कि भाषा होगी कि संस्कृति होगी, इसको स्पष्ट नहीं किया गया और इस डिसीजन को पूरी तरह से पार्लियामेंट के विवेक पर छोड़ दिया गया, और जिसके कारण भी कई नए नए राज्यों का क्षेत्रीय आधार पर निर्माण होता है। अब एक बात आती है कि जब अगर हम फोल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की बात को करते हैं तो उसमें एक आइडिया आता है कि रिकाउंसिलिंग डाइवर्सिटी विथ पॉलिसी मेकिंग एफिशिएंसी, कि हम विविधता को संरक्षित रखेंगे, और वो कैसे संरक्षित रख सकते हैं कि नीति निर्माण में वो दक्षता होनी चाहिए। तो ये दक्षता कभी कभी संघर्ष को समटाइम भी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लेजिटिमेसी, ये वैधता के साथ संघर्ष को भी जन्म देता है, क्योंकि अगर हम डिवाइडेड सॉवरेनिटी की बात करें या सिटीजन विद ड्यूअल एलिगेंस की संप्रभुता का विघटन है, या जो जनता है उनका भी दोहरे स्तर पर उनकी एक प्रतिबद्धता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर है, एक क्षेत्रीय राजनीतिक समुदाय के प्रति है, एक सेंट्रल टू द फेडरल विजन ऑफ द लेजिटिमेट पॉलिटिकल ऑर्डर। ये जो व्यवस्था है, ये जो फेडरल विज़न में वैध राजनीतिक व्यवस्था को निर्मित कर रहा है, तो ये व्यवस्था शुरू से ये द्विखंडित व्यवस्था को लेकर हम चलते हैं, और फेडरलिज्म को भी हम क्या समझते हैं कि एज ए पॉलिटिकल प्रिंसिपल अंडरस्टूड एज एन एग्रीगेट ऑफ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज टेरिटरीज। कि संघवाद क्या है? ये एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों का एक समुच्चय एकजुट होकर कार्य करता है। तो इस आर्ग्यूबली द ऑपोजिट ऑफ ए नेशन स्टेट, तो ये तो राष्ट्र राज्य के विपरीत ही व्यवस्था है,
क्योंकि इनमें क्या है कि जो फेडरेशन बिल्डिंग एंड नॉट नेशन बिल्डिंग, यहाँ पे संघ निर्माण पर ज़्यादा फोकस है, न कि राष्ट्र निर्माण पर, इज़ अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं। और यही कारण है कि जो फर्स्ट वेव ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन इंडिया था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था पहले दौर पर जितने राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, क्योंकि ये इसी आधार पर, इसी सिद्धांत पर इनका गठन हुआ था कि क्षेत्रों की जो द सिक्योरिटी फॉर टेरिटोरियली कंसंट्रेटेड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जो एक विशेष क्षेत्र के भाषाई समूहों की सुरक्षा को उनके समूहों की सुरक्षा प्रदान करना, और कॉम्प्लीमेंट्री एलिगेंस, और उनका जो एक लगाव अपनी व्यवस्था के अनुसार बना हुआ है अपने क्षेत्र के प्रति, उसको कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना। तो बाद में जो रीऑर्गेनाइजेशंस हुए वो क्या थे, वो बिलेटेड रिकॉग्निशन ऑफ ए पंजाबी स्टेट वेर नॉट बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। अब बाद में जो स्टेट्स को रिकॉग्निशन मिला उस समय इस सिद्धांत के आधार पर काम नहीं किया गया, और पंजाबी पंजाब वॉज नॉट एक्नॉलेज टिल 1966, और 1966 तक उनको मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। और जबकि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया, क्योंकि वहाँ डिमांड क्या केम हुआ, वो रिलीजियसली भाषा के आधार पर हुआ, लैंग्वेज बेस पे नहीं हुआ था। और जो डिसीशन या नहीं डिसीजन लिया गया इंडिया की सेंट्रल पॉलिटिकल एलिट द्वारा, कि उससे क्या हुआ, ये फीचर उभर कर आया कि इंडियन फेडरलिज्म में, भारतीय संघवाद में, कि कुछ सीरियस रीजनल चैलेंजेस है जो कि भारत को फेस करने पड़ सकते हैं, और हमेशा जो क्राइटेरिया है वो लैंग्वेज या रीजन ही नहीं हुआ, उसमें रिलीजन भी हो सकता है। और उसी समय फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी एक अनदर एग्जाम्पल था कि जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर भी चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे थे। तो जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाए और जिसके आधार पर राज्यों का निर्माण या विखंडन होने की बात शुरू हो रही, तो उससे क्या होगा, अब डिफैक्टो एथनिक होमलैंड की बात आएगी। तब राज्य को एक दृढ़ राष्ट्र के रूप में लेना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर जो लोकल एक्टिविस्ट है, टैक्टिशियंस है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, परपिचुएटिंग ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंट डिस्प्लेसमेंट, एथनिक क्लिंजिंग, उनको कैसे वो डील करे, उसके लिए राज्य को फिर सोचना पड़ेगा। अब अगर हम रीजनलाइजेशन ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स को देखें, तो भारत का जो राष्ट्रीय राजनीति है उसका क्षेत्रीयकरण हुआ है, क्योंकि ये क्या है कि भारत में क्षेत्रीय जो दल है, क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। और विशेषकर गठबंधन सरकारों के समय में या 1989 ऑनवर्ड्स तो हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा है, और इसको हम एक फोर्स के रूप में भी देख सकते हैं जिसने कि भारत की राष्ट्रीय जो संघ है, जो भारतीय संघ है, उसको डिसइंटीग्रेशन, उसको विखंडित करने के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, ऑफन इज मिसकास्ट एज ए फोर्स, क्योंकि इसको कुछ लोग ये मानते हैं कि उस तरह से ये काम कर रहा है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में भी देख सकते हैं कि एक फेडरलाइजिंग पॉलिटी की तरह ये काम करने की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल है, इवन मतलब यहाँ तक कि सारे, अगर इवन आर नॉट इवन ऑल रीजनलिस्ट, वो सारे के सारे हम क्षेत्रीयतावादी नहीं कह सकते हैं कि जो कि हमेशा अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता या अपनी समस्याओं के समाधान की मांग ही हमेशा केंद्र सरकार से करते हैं। कुछ तो ऐसे भी है जो कि किसी विशेष व्यक्तित्व उन्मुख होते हैं, किसी विशेष दल से होते हैं, और वो सिर्फ कुछ नाम मात्र के ही राष्ट्रीय मामलों में कुछ जगहों पे अपनी एक पहचान बना पाते हैं। लेकिन जो भी उनका एजेंडा हो, जो क्षेत्रीय दल है, वो उनका काफ़ी मतलब शेयर बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल, खासकर मतलब जो राष्ट्रीय राजनीति में। और कहीं ना कहीं जो चुनावी जो एलाइज है उसमें भी इन दलों की भूमिका काफ़ी बढ़ती जा रही है, और वो सरकार जो राज्य स्तरों पर भी सरकार निर्माण कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर जो गठबंधन की सरकारें निर्मित होती है उसमें भी मेजर रोल वो प्ले करते हैं। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम ये पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद से जब क्षेत्रवाद को एक राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती के रूप में देखा गया, उसी के समय से अगर हम इंडिया पॉलिटिक्स में देखें तो
इंडिया में हैव हैड इट्स पीस विथ रीजनलिज्म। क्षेत्रवाद के साथ इसका एक सुलह शांति के साथ भी ये काम कर रहा था, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति निर्माण में हेल्थ ऑफ द पॉलिटी आर फार फ्रॉम क्लियर। मतलब ये बहुत स्पष्ट नहीं था कि ये किस प्रकार की भूमिका ये क्षेत्रीय दल करेंगे। और अगर हम आज के समय में करंट क्रॉप ऑफ रीजनलिस्ट पॉलिटिशियंस का कहें तो वो सेशनलिस्ट नहीं है, उनको हम सेसेशनलिस्ट नहीं कह सकते हैं। आज के समय के जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ हैं और वो और लेकिन उनका एक है कि उनकी अपनी इंडियन आइडेंटिटी को लेकर भी कोई एक सम्मिलित दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। वो सिर्फ मानते हैं कि इकोनॉमी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं और एज ए क्लस्टर ऑफ रीजनल यूनिट्स ईच एंगेज्ड इन जीरो सम रिलेशन विथ वन अनदर। वो चाहते हैं कि बस किसी तरह दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा हम तुलनात्मक रूप से कुछ लाभ प्राप्त कर ले, चाहे वो कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस के रूप में हो या आर्टिकल 280 के तहत कुछ स्पेशल हमें कुछ ग्रांट्स मिल जाए, ये उनका फोकस रहता है। और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पैरोकियल डिवोटेड टू टेंडिंग टू देयर ओन वर्नाकुलर गार्डन्स, वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण एक तरह रूप से ही हम कहेंगे कि जो अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं को संजोए रखने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में भी उनका काफ़ी संकीर्ण दृष्टिकोण है। वो बेसिकली दिस इज़ हार्डली मतलब इसको हम बहुत पॉजिटिवली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कि बहुत है कि वाई इंडियन पॉलिटिक्स इज लेबल्ड एज रीजनल से सो लिटिल अबाउट पॉलिसी प्रेफरेंसेस, कि कहने के लिए हम क्षेत्रीय है लेकिन किन नीतियों को वरीयता देंगे इसके बारे में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए जो राष्ट्रीय एजेंडा निर्मित होती है उनको भी क्षेत्रीय दल प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय दल भाई स्टेट गवर्नमेंट तो फॉर्म करते ही हैं, साथ ही वो गठबंधन की सरकारों में भी भाग लेते हैं। और ये मतलब ये एक बहुत ही रियली वो क्वेश्चन करते हैं जो केंद्र सरकार का जो इकोनॉमिक एजेंडा है उस पर वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। इवन कुछ को तो काफ़ी मतलब वैयक्तिक हानि भी उठानी पड़ती है इस प्रकार सरकार की नीतियों की वजह से, केंद्र सरकार की। लेकिन रीजनल पार्टीज़ को लगता है कि जो फाइनेंशियल डील्स वो अपने राज्यों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने राज्यों के लिए कुछ एक डील उनको मिल जाए, कुछ स्पेशल पैकेजेस मिल जाए और उसके बदले में वो दिल्ली की सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और उसी का जो एक इम्पैक्ट हम कांग्रेस पार्टी का जो फॉल है वो हम देख सकते हैं फ्रॉम द डोमिनेंस इन 1989 has been not on economic polity but on the polity of patronage। ये जो है कि क्यों डाउनफॉल हुआ कि वो आर्थिक कारण पर नहीं है तो कि किसको हम प्रश्रय देंगे, किसको नहीं देंगे, कैसे क्षेत्रीय गुटों के साथ गठबंधन कर पाएंगे, इसके आधार पर ही ये फिर राजनीति में ये परिवर्तन हुआ। और इस पीरियड में क्या हुआ कि पहले क्या था, जब कांग्रेस का डोमिनेंस था तो वोटिंग फॉर ए रीजनल पार्टी में हैव jeopardize सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन फॉर रोड्स और स्कूल। अगर क्षेत्रीय दल को वोट किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे केंद्र सरकार जो सड़कों के निर्माण या स्कूल के निर्माण के लिए जो फंड करने वाले हैं उसको कमज़ोर कर देगा। लेकिन अब वोटर्स जो है हैव नो लॉन्गर हैव टू मेक दिस ट्रेड ऑफ। अब उनका ये वरीयता नहीं रहे। इवन वो बाय वोटिंग फॉर पार्टी espousing an aggressive regional ethnic linguistic agenda, they stand a reasonable chance of that party gaining access to discretionary expenditures। इवन अब वोटर्स को ये लगता है कि अगर हम ऐसे बहुत उग्र क्षेत्रीय, निजातीय या भाषाई एजेंडा रखने वाले दल को भी वोट देते हैं, हो सकता है उस पार्टी के पास इतना पावर हो कि वो अपने इच्छानुसार कुछ खर्चों के लिए वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करके, बार्गेनिंग करके वो अच्छा खासा फंड अपने स्टेट के लिए ला सके। तो प्रायोरिटीज़ में काफ़ी चेंजेस हो गई है वोटर्स की। और ये क्या है, तो पैट्रोनेज डेमोक्रेसी इसके लिए वर्ड हुआ है कि इसको हम इसके आधार पर व्याख्यायित कर सकते हैं कि जो बेसिक पब्लिक गुड है, जैसे कि जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि लोगों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है, शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुंच है, या एक जीवन का एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहिए, हैव बिकम मार्केट गुड्स रैदर देन एंटाइटलमेंट्स। ये बाजार की वस्तुएं बन गई है, आवश्यक। तो अब इसकी वजह से क्या आवश्यकता प्रायोरिटीज़ में चेंज है। और इलेक्शंस आर ऑक्शंस फॉर द सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज।
ये बहुत ही दुखद है कि अब चुनावों को देखा जाता है, ये एक तरह से नीलामी हो रही है कि भाई गवर्नमेंट सरकार आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और इसका सेल हो रहा है। तो इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन पैट्रोनेज पॉलिटिक्स देन द पॉलिटिकल पार्टीज और द पार्टी आइडियोलॉजी। तो अब जो प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ना कि किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा, क्योंकि ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स आर बिफोल्डन टू देम। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक सपोर्टर्स का एक ग्रुप उनको कंटिन्यू करे, उसमें भी ब्रेक आ सकता है। और कलेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू पॉलिसी माइट बी क्रेडिटेड टू ए पार्टी और इट्स लीडरशिप, बट क्रेडिट फॉर गुड डिलीवर्ड थ्रू पैट्रोनेज गोज टू इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस। मतलब संसाधनों को नीतियों के माध्यम से अगर एक दल या नेतृत्व के माध्यम से प्राप्त करने का जो पहले से फैक्टर था वो अब काफ़ी मतलब कमज़ोर हो चुका है। अब क्या है, गुड्स जो है वो पैट्रोनेज के माध्यम से वो इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस अपने कनेक्शंस अपने नेक्सस के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और इससे क्या होता है, वो अपने पावर को बढ़ाते हैं, इसके आधार पर नेगोशिएशंस करते हैं, इसके आधार पर दल अपनी पोजीशन पार्टी में गवर्नमेंट में स्ट्रांग बनाते हैं। और इससे क्या होता है, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो एक परिवारवादी वंशवादी व्यवस्था फिर बढ़ने लगता है, क्योंकि फिर वो सन, फिर डॉटर, फिर उसके पत्नी, फिर उसके पेरेंट्स, फिर वो MP MLA बनेंगे। फिर ये पैट्रोनेज की जो ये डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय काफ़ी ज़्यादा उभर कर आती है, और जिसके आधार पर टिकटों का बंटवारा भी राजनीतिक दल ऐसे करते हैं कि जो बहुत संसाधन संपन्न राजनीति के क्षेत्र के विशेषज्ञ राजनीतिक दल है उनको एक इम्पॉर्टेंट इलेक्टोरल कैंपेन में फॉलो किया जाता है। इवन जो पार्टीज़ है वो इलेक्शंस के लिए भी वो कैंडिडेट्स जो एक जो चुनाव जीतते हैं उनका गवर्नमेंट में पैट्रोनेज में कितने रिसोर्सेज तक उसकी पहुंच है इसको देखा जाता है। इवन कौन मिनिस्ट्रियल पोजीशन को इन रिसोर्सेज के माध्यम से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है, इस फैक्टर को देखा जा रहा है। तो इंडिविजुअल जो पॉलिटिशियंस है उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कैंडिडेट के रूप में, खासकर बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा जिनकी एक वृहद पॉलिटी पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि ये रिसोर्सेज कि दे कंट्रोल मोर रिसोर्सेज कंपेयर टू रीजनल पार्टीज़, कि उनके पास ज़्यादा संसाधनों पर नियंत्रण होता है, पूरे क्षेत्रीय दल के पास नहीं होता है। क्योंकि उनका क्या है, वो फंड रेजिंग की एबिलिटी उनके बीच उनको वो वित्तों को प्राप्त करने की क्षमता उनके पास ज़्यादा होती है। और इसी के बेसिस पे क्या होता है, पर्सनलिस्टिक, जैसे जयललिता के नाम पर, चंद्रबाबू नायडू के नाम पर, ममता बनर्जी, मायावती के नाम पर नेटवर्क्स को कनेक्ट करके पार्टी ग्रास रूट लेवल से टू द सेंटर वो शेप कर सकती है कि पार्टी कैंडिडेट्स किस तरह से वर्क करेंगे। अब पार्टीज़ भी ये रियलाइज़ करने लगी है कि उनको जीतने के लिए उनको लोकल जो आवश्यकता है उसकी तरफ देखना होगा। जब ज़रूरत पड़े तो उन्हें समझना होगा कि रीजनल इश्यूज़ भी महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर अगर इस कंडीशन में अगर राजनीति जो राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें अगर कुछ निर्णय लेना है तो उसको एक चुनावी अलायंस भी निर्मित करना पड़ सकता है क्षेत्रीय दल के साथ। इस सब के लिए दल तैयार हैं। और 1990s में देखिए तो जो आसाम के राजनीतिज्ञ थे उनका राजनीतिक जो भी दृष्टिकोण रहा हो वो काफ़ी फेडेड हो गया जब उनको पॉलिटी वाइड और रीजनल पार्टीज़ के बीच में जो नेक्सस करने की बात हुई कि क्या दृष्टिकोण चलेंगे, वो अपने दृष्टिकोण के साथ चलेंगे या राष्ट्रीय दलों के साथ समझौता करेंगे या क्षेत्रीय दलों को लेकर चलेंगे। तो असम गण परिषद ने कोशिश किया कि वो अपने आप को एक रीजनल दल, एक क्षेत्रीय दल के रूप में उसने अपने आप को पुटअप करने की कोशिश की जिसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। लेकिन लोकल कांग्रेस पार्टी के लीडर ने उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दी कि कांग्रेस जो है वो तो एक नेशनल पार्टी है लेकिन उसका एक रीजनल आउटलुक है। अब मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी था। कब वो खुद रीजनल पार्टी है जो अपने आप को राष्ट्रीय घोषित कर रहा है, जबकि कांग्रेस अपने क्या कहा कि वो मैं तो हूँ राष्ट्रीय दल लेकिन मैं अपने आप रीजनल आउटलुक रखता है। इसलिए अब क्या क्षेत्रीय लेवल पर वो लाभ प्राप्त करने के लिए ये पॉलिटिक्स जनरेट होती है। तो AGP जो है उसकी रूट्स जो थे उसमें सामाजिक आंदोलन से इसका जन्म हुआ था। तो वो क्या कोशिश करती है
कि वो संस्थागत चैनलों तक पहुंच की कोशिश करती है और उसके माध्यम से वो चुनावी दलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। और कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए विलिंग नहीं थी कि वो इनर प्लेयर की तरह वर्क करे। तो ये मतलब इसको समझना होगा कि कैसे ये एक चुनौती बनकर उभरता है। चुनावी अपील जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी करते हैं और उसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को निर्मित करने की कोशिश करते हैं। इवन कि क्षेत्रवाद सक्सेसफुली गतिशीलता प्रदान करने में भी कायम होता है। और ख़ासकर भारत की अगर पैट्रोनेज प्रजातंत्र को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि पॉलिटिवाइड और रीजनल पार्टीज़ इनटू नेचुरल अलाइज, कि वो क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के साथ वो एक तरह से प्राकृतिक रूप से राजनीति पर मतलब शक्ति के मंचों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो प्राकृतिक रूप से गठबंधन करने के लिए तैयार करते हैं। और इसका काफ़ी मतलब बहुत ही कम परिणाम पड़ता है। अगर हम पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पर देखें तो क्षेत्रीय जो सार्वजनिक नीति पर उसका कोई विशेष नहीं प्रभाव पड़ता है। बस चुनावी राजनीति में लाभ प्राप्त करने की मंशा उसमें प्रमुख होनी चाहिए। अब अगर हम इसको क्षेत्र और राष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज भारतीय राज्य जो जनतंत्र है इसके कोई स्पष्ट या बहुत ही स्पष्ट रूप से कोई डेंजर जो है वो हमें क्षेत्रवाद से हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अब मेन स्ट्रीम जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसने इसको स्वीकृत कर लिया है। और या इवन जो क्षेत्र की जो राष्ट्रवाद की मांगे हैं उनको भी वो कैसे उनको सुलह करना है, कैसे उस पर्टिकुलर रीजनल लीडर को अपने अंदर मिला लेना है या उस रीजनल पार्टी के डिमांड को सेटिस्फाइड कर देना है, ये टेक्निक्स अब नेशनल पॉलिटिक्स इसको समझ चुका है। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कि उसको कैसे गठबंधन का पार्ट बनाकर कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके ऐसे डिमांड्स को हम नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट और जो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सिटीजन इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर मेकिंग पॉलिसीज यूजिंग यूनिवर्सल क्राइटेरिया। जो आवश्यकता किस बात की है कि एक विश्वास बना रहे और जनता समझे कि किस प्रकार से नीतियों का निर्माण एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। और विश्वास को अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो विलिंगनेस टू वेट, इसके लिए मतलब हम इंतज़ार कर सकते हैं कि एक विशेष क्षेत्र या समूह can be helped more than others because of the expectation that other policies another time will have effect of benefiting other groups। एक क्षेत्र को अगर सरकार लाभ प्रदान कर रही है तो दूसरा क्षेत्र उसको मानने के लिए तैयार हो सकता है अगर वो विश्वास बना रहे कि हाँ अगली बार जब कोई इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा होगी वो हमारे क्षेत्र के कल्याण के लिए होंगी। अब अगर इस एजेंडा को लेकर अगर इंडिया की मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टीज़ के साथ काम करे तो कहा जा सकता है कि वैध रूप से कि ये वैधानिक रूप से इसको क्वेश्चन भी किया जा सकता है विथ फ्रेंड्स लाइक दिस हु नीड्स एनिमीज। अगर इस तरह से एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक एक क्षेत्र आगे बढ़े तो उसमें फिर कोई शत्रुतामूलक मनोभाव आएगा ही नहीं। और भारत को इस प्रकार की दृष्टिकोण को बनाना होगा ताकि कि वो हर क्षेत्र जो रीजन्स आर दोज ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न स्टेट आउटलाइन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एसे। जो बात हुई थी ना कि शुरुआत में कि कुछ परंपरागत आधुनिक राष्ट्र हैं जो कि अपनी कुछ उनके डिमांड्स के तरीके वो कुछ अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को साथ वो चाहते हैं कि उनकी बॉर्डर की सिक्योरिटी उनके लिए सॉवरेनिटी और हार्ड पावर इम्पॉर्टेंट है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो उनसे मेन राजनीति से वो अलग रहे और भारत की जो करंट इमेज है डेमोक्रेसी की वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है डेमोक्रेसी के रूप में, उससे वो अलग होकर काम करे तो वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी। तो एक गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अगर भारत को स्थापित होना होगा तो उसको इन अलग अलग क्षेत्रों के बीच के मांगों को बीच सुलह करना आवश्यक है। और हाइपर नेशनलिक मिलिटरिस्ट रिएक्शन अगर क्षेत्रीय डिमांड की तरफ हो बट उग्र राष्ट्रवादी और सैन्य अगर प्रतिक्रिया इसके तरफ करेंगे जो भी क्षेत्र अलग राष्ट्रवाद का निर्माण के लिए मांग कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सुलह का रास्ते को बंद करेगा। क्योंकि ऐसे क्लेम से क्या होगा, हम एक मॉड्यूलर नेशन फॉर्म नहीं सपोर्ट कर सकते, एक आदर्श व्यवस्था स्थापित हम नहीं कर सकते हैं।
अगर हम इस मतलब पंजाब के कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्होंने एक सजेशन प्रपोज किया था जब ऑल्टरनेटिव रीडिंग ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो एक ऐसी संवैधानिक डिज़ाइन की बात कर सकते हैं किए थे दैट कुड हैव अवर्टेड द पार्टीशन ऑफ 1947। अब उन्होंने अपने डिस्कशन में बताया कि एक ऐसी व्यवस्था हम निर्मित कर सकते थे जिससे 1947 के विभाजन को रोका जा सकता है। तो ऐसे विकल्प उनका मानना था कि अगर माइट हैव बीन मोर अट्यून्ड विद द प्रोविंशियल रियलिटीज ऑफ सबकॉन्टिनेंटल इंडिया देन व्हाट द पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट कुड ऑफर इन टर्म्स ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, कि अगर ऐसी व्यवस्थाओं को हम माने तो प्रांतीय जो व्यवस्थाएं जो भारत के उपमहाद्वीप में हम देख सकते हैं और खासकर उत्तर औपनिवेशिक भारतीय राष्ट्र में ये क्षेत्रीय स्वायत्तता को बहुत अच्छी तरीके से उस डिमांड को फुलफिल भी कर सकते हैं, उससे क्षेत्र भी संतुष्ट रहेंगे और क्षेत्रवाद की मांग नकारात्मक रूप से उभर कर भी नहीं आएगी। और उन्होंने अपने एक निबंध में इस बात को भी स्वीकार किया कि जो अनडिवाइडेड पंजाब में नाउ भी ए होपलेसली रोमांटिक आइडिया, क्यों अब ये संभव नहीं है कि पंजाब को खंडित ना करके हम एक स्ट्रॉन्ग रीजन बना सकते हैं। और जिस तरह की चेंजेस हो रही है, चाहे वो changing of guard ceremony at the Bagha border, which divides the Indian from the Pakistani side of Punjab, left him with unsettling thoughts about the transnational academic projects of Punjab studies with which he is associated। तो इनका अपना पर्सनल आर्गूमेंट है कि जिस प्रकार की प्रैक्टिसेस हो रही है बाघा बॉर्डर में, या जो कि भारत को पाकिस्तान साइड के पंजाब से इधर के पंजाब को अलग करता है, कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं जिससे कि हम ट्रांसनेशनल जो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब स्टडीज़ के संबंधित कर सकते हैं वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस प्रकार से एक पहचान, सिंबॉलिज़म, एक पहचान पर आधारित एक एग्रेसिव, एक उग्र और एक तरह से क्रोनोग्राफिड पंजाबी मेसिनो वो डेली रिचुअल्स जो बाघा बॉर्डर में होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि इससे क्या होता है कि ये एक भयद्रोहन को भी जन्म देता है, ये एक तरह से एक दूसरी तरह की प्रैक्टिसेस को जन्म देता है जिससे जो उस पर्टिकुलर रीजन की वही आइडेंटिटी है वो उससे प्रभावित होती है। इवन जो रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि जो हाईली चार्ज्ड सेंस ऑफ नेशनहुड, द सेरेमनी एट बागा मेड apparent that however much West Punjab resembled the East, it is also now part of a distinct cultural religious tradition with a strong sense of differences। कि भले पश्चिमी पंजाब पूर्व से काफ़ी कुछ समानता हैं, लेकिन अब ये एक अलग संस्कृति, एक अलग धार्मिक परंपरा को बिलोंग करता है, इसलिए उसकी एक अलग पहचान है। और अगर 1990s के शुरुआती दशक में जो एंड ऑफ द मूवमेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट खालिस्तान के मूवमेंट के हम देखें तो उस समय जो मिलिट्री पंजाबी रीजनलिज्म को लेकर हुआ था, ये एक पॉलिटिकल इट वाज नॉट ए पॉलिटिकल सेटलमेंट दैट ब्रॉट इनटू एन एंड बट ए सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन दैट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ रिबल्स। ये कोई राजनीतिक समाधान नहीं था जिसकी अंत किया गया, बल्कि इससे क्या हुआ, एक विरोधमूलक एक ऐसा जो इंसर्जेंसी जो कैंपेन चली थी जिसमें कई विद्रोहियों को मारे गए और उनके सपोर्ट करने वाले और लगभग 35,000 से लेकर 70,000 तक लोग विक्टिम बने इस पंजाब ट्रबल का। ह्यूमन राइट्स के ग्रुप ने भी इसके डॉक्यूमेंट किए कि कितनी पॉलिटिकल किलिंग हुई और इससे किस प्रकार का टॉर्चर, अरेस्ट और कितने सारे अनलॉफुल प्रैक्टिसेस हुए, कितने सीक्रेट क्रिमिशंस ऑफ विक्टिम्स, जितने भी लोगों इसमें मारे गए उनको बहुत गुप्त रूप से उनको दफना दिया गया। और ये सारे प्रैक्टिसेस दिखाते हैं कि दमनमूलक तरीके से चीज़ों को ख़त्म करने से ज़्यादा आवश्यक है कि वहाँ की समस्याओं को समझा जाए पहले। तो एक्टिविस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन इन पंजाब आफ्टर द एंड ऑफ द मूवमेंट फॉर खालिस्तान एज द स्पीस ऑफ ग्रेवयार्ड। एक विद्रोही ने तो यहाँ तक कहा है कि जो पंजाब की स्थिति थी खालिस्तान के आंदोलन के समाप्ति के पास, वो शमशान
की शांति से उन्होंने तुलना की। तो ये एक तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरली वायलेंट रिस्पॉन्स था रीजनल मूवमेंट के प्रति। ये कुछ ज़्यादा ही उग्र प्रतिक्रिया थी एक क्षेत्रीय आंदोलन के प्रति, और जिसके रूट्स हम देख सकते हैं टेंशन का, जो कि इस क्षेत्र का और ख़ासकर एंड द नेशन इन इट्स सबकॉन्टिनेंट मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि उस राष्ट्र और इस क्षेत्र के बीच में आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़ा एक संघर्ष को दिखाता है, और कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट considering the significant support that movement enjoyed Sikh diaspora also had the mark of our पोस्ट नेशनल टाइम्स। और ऐसा नहीं था कि उस आंदोलन को सपोर्ट नहीं प्राप्त था, वो सिख डायस्पोरा उसके सपोर्ट में भी खड़ा था उस आंदोलन का। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। तो ये सरकार मतलब केंद्रीय सरकार पर ही इस एक तरह से ये जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्रतावादी मांगों के बीच किस प्रकार से वो सुलह करे, ताकि वो मांग नकारात्मक मांगों में न परिवर्तित हो जाए, और कैसे उस क्षेत्रीय विविधता सकारात्मक दृष्टिकोण को भी जन्म देने में एक मेजर रोल प्ले करे। उसमें राज्य की भूमिका, एक राष्ट्र केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से उभरती है। धन्यवाद।